लकी ने जैकब को जय का सारा खर्चा देने के लिए राजी कर लिया था। जैकब भी उसकी बात मान चुका था। इधर शबाना ने शोएब से पूछताछ करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसने रात भर में उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब शबाना शोएब से पूछताछ करने के लिए आई और वो उसे अपने साथ कमरे में ले जा रही थी कि इतने में वहां पर शोएब के पिता एक वकील को लेकर आ गए। ठोस सबूत ना होने की वजह से शोएब को जमानत मिल गई और शबाना को ऐसा लग रहा था कि वो केस हार सकती थी। शोएब अपने पिता लियाकत के साथ में थाने से बाहर आ गया। उन लोगों की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। वकील को उन्होंने वहीं से रवाना कर दिया और वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए। जैसे ही लियाकत अपनी गाड़ी में आकर बैठे तो उनका चेहरा काफी उतर गया। वो पुलिस स्टेशन में तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे थे। शोएब ने भी शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। वो अपने पिता के पास में बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन उसका मुंह तक खोलने का मन नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता से किस तरह से और किस मुंह से बात करेगा। दोनों के बीच में खामोशी बनी रही और इसी खामोशी के बीच में वो कब वापस अपने घर आ गए इस बात की खबर नहीं लगी। उन लोगों का घर एक बहुत ही महंगी जगह पर बना हुआ था। वहां पर सब अमीर लोग रहा करते, लेकिन फिर भी वो अपने अमीर होने का जरा भी दिखावा नहीं करते। किसी की नजर में नहीं आना चाहते थे वो, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनका रहन सहन बिल्कुल गरीबों जैसा हो। वो दोनों के बीच में कहीं रहा करते थे। जैसे ही लियाकत कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने अपना जैकेट खोल दिया और दरवाजे के पास में खड़ी मेड को थमा दिया। उन्होंने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था और उसके ऊपर सफेद रंग का जैकेट। तुम मेरे साथ अंदर आओ। जैसे ही लियाकत ने जैकेट दिया, उसके बाद शोएब की तरफ देखते हुए उसने कहा। शोएब जो कि अपने कमरे में जाने ही वाला था, जैसे ही उसने अपने पिता की बात सुनी तो घबरा गया। उसके पिता के बुलाने पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसे में उसके पास में अपने पिता के पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे जाने लगा। शोएब पीछे था और उसके पिता स्टडी रूम में उसके आगे। शोएब ने जाते ही बाहर से दरवाजा लगा दिया और अपने पिता की तरफ देखने लगा, लेकिन उसके पिता उससे कुछ नहीं कह रहे थे। फिर शोएब उनके पास गया और अपने दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तभी एक जोरदार आवाज हुई। उसके पिता ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया था। शोएब को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान के नीचे सीटियां बजनी शुरू हो गई। उसका चेहरा अभी भी तमाचे की वजह से गर्म तवा जैसा लाल हो गया था और उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी झलक भी नजर आने लगी थी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, मैंने तुझसे कि ध्यान से रहना, ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से हमें नीचा देखना होगा। फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई। हाँ, तूने आज जेल जाकर मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जानता भी है, हम लोग बाहर के लोगों को जब इस चीजों के बारे में पता चलेगा कि मेरा बेटा जेल गया था और उसके ऊपर लोगों के खून का इल्जाम लगा है, किस तरह से देखेंगे मुझे, मेरे बारे में किस तरह की बात करेंगे, अंदाजा भी है जरा। हाँ, लियाकत ने शोएब को डांटना शुरू कर दिया। भले ही वो थाने में काफी शांत नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा था। अब शोएब को समझ आ रहा था कि वो अंदर से कितना घबराए हुए थे और उन्हें अपने बेटे से ज्यादा अपने सम्मान की चिंता सताई जा रही थी। वो वैसे भी एक बड़े आदमी थे और उनका सभी सरकारी कामों के बीच अपने काम की वजह से उठना बैठना लगा रहता था। ऐसे में अगर ये खबर लोगों को मिलती कि उनका बेटा जेल चला गया तो सब लोग मिलकर उनकी हालत खराब कर देने वाले थे। उनकी सारी की सारी इमेज पर एक बार में ही बट्टे लग जाने वाले थे और इस वजह से उनका काम तक उनके हाथ से जा सकता था। शोएब ने उन्हें किसी भी आदमी से नजर मिलाने के लायक नहीं छोड़ा था। अब मुझे पता है कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था और करने से पहले आपसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको अब्बू। शोएब ने उनके सामने तुरंत ही अपनी गलती मान ली। अपनी गलती मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। वो जानता था कि उसने जो किया वो गलत किया और इसी वजह से वो अपने पिता से बहस भी नहीं कर सकता था। अगर आज के बाद मैंने ऐसी कोई खबर सुनी कि तूने किसी की सुपारी दी है तो याद रखना, मैं तुझे जान से मार दूंगा, लियाकत ने कहा। वो इतने गुस्से में थे कि वो ये भूल गए थे कि वो अपने ही बेटे से बात कर रहे थे। उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। वो जानते थे कि ये मामला इतना आसान तो नहीं रह गया था और ना ही शबाना इतनी आसानी से शोएब को छोड़ने वाली थी। लियाकत ने अपना सिर उठाया तो शोएब ने देखा कि उसके पिता के सिर के सारे बाल जा चुके थे। उनके सिर पर कोई बाल बाकी नहीं रह गया। उनके बाल 30 साल की उम्र से ही कम होने लगे थे और तभी से उन्होंने अपने सिर के सारे बाल साफ कर दिए। लेकिन वो अपने गंजेपन को छुपाने के लिए विग लगा कर रखते और उसे सिर्फ अपने घर पर ही आकर खोलते। उनके साथ काम करने वाले उनके खास लोगों को इस चीज की खबर नहीं थी कि उनके सिर पर बाल नहीं थे। उन्होंने टेबल का दराज खोला और उसमें से एक डिब्बी निकाली। डिब्बी में ढेर सारे सिगार रखे थे। उनमें से उन्होंने एक सिगार निकालकर अपने होंठों के बीच में रखा। उसके बाद उन्होंने उसे दराज से लाइटर निकाला और
उसे जला दिया। उन्हें अपने दिमाग को शांत करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा सिगार की जरूरत थी। जैसे उनके पेट में सिगार का धुआं गया, उसके बाद उनकी जान में जान आ गई। अब उन्हें काफी शांत महसूस हो रहा था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन, ये मामला इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है, ये और ज्यादा उलझेगा। आज तो मैंने तेरी बेल करवा दी है, लेकिन आज के बाद में क्या होने वाला है ना आगे, वो शबाना तेरे खिलाफ क्या करने वाली है, इस बात का मुझे भी अंदाजा नहीं है। उससे निपटने के बारे में तूने सोचा है कुछ, बता। लियाकत ने शोएब की तरफ देखा और पूछा। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नजर नहीं आ रहा था जो पहले दिखाई दे रहा था। अब्बू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, मैं उस शबाना से निपट लूंगा, और मैंने ये भी सोचा हुआ है कि अब आगे मुझे और इस केस में क्या करना है। ठीक है, तूने सोच रखा है तो अच्छी बात है। जो भी तू करना चाहता है उसे जल्दी से जल्दी कर ले। बात जितनी आगे बढ़ेगी ना, मामला उतना जटिल हो जाएगा और हम सब इसमें लपेटे में आ जाएंगे। वैसे उस शहबाज के पास में हमसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो हमें उसे खत्म करना होगा। इस चीज के लिए शहबाज को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये काम तू सबसे पहले कर और उसके बाद का जो भी होगा हम देखते हैं। लियाकत ने कहा। वो जानता था कि शोएब के लिए शहबाज जैसे आदमी को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें यह भी पता था कि शोएब खुद भी यही करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया, और इसी वजह से लियाकत को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। जी अब्बू, शोएब ने कहा। इसके अलावा मेरे पास कल बिहार बॉयज वालों से बात हो गई थी मेरी। उनकी तरफ से हमें खबर मिल गई थी। उन्होंने कहा है कि मेहरा परिवार से हमारा जो लफड़ा चल रहा है उसे निपटाने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे। एक बार में मेहरा परिवार का सफाया कर देंगे ताकि हमारी सारी परेशानी एक बार में खत्म हो जाए, लियाकत ने कहा। उसने कल ही राजेंद्र को, जो कि बिहार बॉयज नाम की एक बड़ी सी गैंग का लीडर था, उससे बात कर ली थी। लियाकत के मन में ये खुराफात चल रही थी कि वो पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और उसके ऊपर राज करना चाहता था, लेकिन उसके बीच में ये मेहरा परिवार आ रहा था। ऐसे में वो मेहरा परिवार को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना चाहता था। वो कभी भी मैदान में बिना तैयारी के नहीं उतरते, और जब भी उतरते तो उन्हें पता होता कि जीत तो उनकी ही होनी है। पिछले कुछ सालों में यहाँ के अंडरवर्ल्ड में जयंत का रुतबा काफी ऊंचा हो गया। वो यहाँ का काफी बड़ा नाम हो चुका था और इस काम में उसने अपने पैर बहुत ज्यादा फैला लिए। लेकिन अब लियाकत को लग रहा था कि उसके पास में वो मौका आ गया जब वो आराम से जयंत और उसके परिवार को निपटा सकते थे। ऐसे में अब मेहरा परिवार की जगह रऊफ परिवार बैठने के बारे में सोच रहा था। इस संबंध में उनकी बिहार बॉयज से बात चल रही थी। वो उनसे पिछले काफी महीनों से बात कर रहे थे और इस काम के लिए उन्होंने उनसे मदद भी मांगी थी, लेकिन बिहार बॉयज से राजेंद्र सिंह कभी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो खुद भी जानता था कि अभी उसके पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आराम से मेहरा परिवार को खत्म कर सके। लेकिन कल ही राजेंद्र ने आखिरकार उन्हें फोन करके वो जवाब दे दिया जिस जवाब के आने का वो कब से इंतजार कर रहे थे। उसने साफ कह दिया कि वो इस काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। क्या बात कर रहे हो, बिहार बॉयज हमारे साथ आने के लिए राजी हो गए? ये तो बहुत शानदार खबर सुनाई आपने, शोएब ने अपने जगह से उछलते हुए कहा। वो ये सुनते ही काफी खुश हो गया। वो जानता था कि इस चीज का खुद उसे भी कितना फायदा होने वाला था। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तू इस शहबाज के किस्से को खत्म करो और उसके बाद तू मेहरा के घर जाना, उस जयंत मेहरा से बात करना, उसे जाकर तू वही कहना जो मैंने तुझसे कहा है, ठीक है? लियाकत ने अपनी सिगार पीते हुए कहा, और उसके बाद वो उस पल के बारे में सोचने लगा जब शोएब उन लोगों से बात करने के लिए पृथ्वीराज और जयंत के घर जाने वाला था। अब्बू, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा? शोएब ने पूछा। उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आने लगा। जल्दी हो जाएगा? क्या बात कर रहा है? तुझे लग रहा है कि ये जल्दी हो जाएगा? हाँ, लियाकत ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। उसने जिस तरह की बात की थी उससे लियाकत थोड़े से हताश नजर आ रहे थे। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, जब जिस काम का मौका आता है तब उस काम को कर लेना चाहिए, उसमें जल्दी और देरी नहीं देखनी चाहिए। इसके अलावा भी बिहार बॉयज भी हमारे साथ देने के लिए तैयार है। इससे बढ़कर हमारे लिए और अच्छा कौन सा टाइम हो गया है बताओ? एक बार के लिए अगर ये मौका हाथ से चला गया ना बेटा, तो उसके बाद हमें कब हाथ लगेगा ये मौका, इसके बारे में मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना सीखो और जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। क्विक जो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता ना, वो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, पीछे ही चला जाता है, समझे? जी पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मुझे लगता है कि अब मुझे उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। मैं एक बार इस शहबाज का काम खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं पृथ्वीराज के घर चला जाऊंगा। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। शोएब ने अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा। उसके पिता अभी भी सिगार फूंक रहे थे। आखिर कैसे निपटाने वाला था शोएब शहबाज को, और क्या करने वाला था वो पृथ्वीराज के घर जाने के बाद? शोएब को थाने से लेकर उसके पिता घर आ गए थे। अभी तक तो उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शोएब को स्टडी रूम में बुलाया तो उसके बाद उन्होंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। शोएब ने जो किया था बहुत गलत किया था। ऐसे में वो चाहते थे कि पहले तो शोएब जल्द से जल्द जाकर इस शहबाज को ठिकाने लगा दे और उसके बाद वो जाकर
पृथ्वीराज के घर पर वो कहकर आए जो उन्होंने उसे कहने के लिए कह रखा था। जी अब्बू, समझ गया मैं, शोएब ने आखिर में कहा। ठीक है, अब तू जा और अपना काम देख, लियाकत ने कहा और शोएब को हाथ के इशारे से अपने घर से रवाना कर दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे शहबाज आराम से हॉस्पिटल में अपने वार्ड में लेटा हुआ था। उसके वार्ड के बाहर 2 पुलिस वालों का पहरा लगा था। वो आराम से उसके दरवाजे के दोनों तरफ कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। दोनों अपनी कुर्सी में थोड़ा पीछे धंसकर बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो दोनों शहबाज की रखवाली करने का काम कर रहे थे और इसलिए वो अपने बिस्तर पर नहीं सो पाए। उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और इसी वजह से उन्हें झपकी लग गई। वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी खर्राटे ले रहे थे। तभी वहां पर एक छोटी सी ट्रॉली की चलने की आवाज आई। रुको। जैसे ही वो ट्रॉली दरवाजे के पास में आई और उन दोनों पुलिस वालों के सामने से निकलने लगी तो उस दोनों पुलिस वालों की उसकी आवाज से नींद खुल गई। वो उस आदमी को देख रहे थे जो उस ट्रॉली को चला रहा था। उन्होंने देखा कि वो ट्रॉली स्टील की थी और थोड़ी सी ऊंची थी। उसने अंदर एक बड़ा सा नीले रंग का डस्टबिन रखा हुआ था और उसके साथ में एक पानी की बाल्टी, एक झाड़ू और एक पोछा भी था। उसमें सारा सफाई का सामान था और जो औरत उसे चला रही थी उसका काम यहाँ सफाई करने का ही था। पुलिस वालों ने देखा कि वो एक बूढ़ी सी औरत थी जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी कमर भी थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी। जैसे ही उस औरत ने दोनों पुलिस वालों की आवाज सुनी तो वो एक बार के लिए घबरा गई और उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। साहब, मैं तो सफाई करने जा रही थी। मैं तो यहाँ रोज सुबह सफाई करने के लिए आती हूँ और सफाई का काम निपटा देती हूँ। अगर मैंने 7 बजे तक सारी सफाई खत्म नहीं की ना, हॉस्पिटल वाले मुझे मेरे काम से बाहर कर देंगे साहब। उस औरत ने तुरंत ही उन दोनों पुलिस वालों को समझाते हुए कहा। वो किसी भी तरह से अपने काम में देरी नहीं होने देना चाहती थी। फिर उसने शहबाज के कमरे की तरफ देखा और कहा, साहब, सुना है मैंने कि यहाँ पर जो आदमी सोया हुआ है उसने काफी लोगों के खून किए। मुझे ना ऐसे लोगों के बारे में सुनकर बड़ा डर लगता है साहब। अब आप अगर कहें तो इस जगह की सफाई नहीं करनी है तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। मैं तो इस आदमी के कमरे में जाना ही नहीं चाहती हूँ साहब। लेकिन अगर मैंने सफाई नहीं की और किसी ने शिकायत कर दी बड़े साहब से मेरी, तो मैं तो बिना मतलब ही मारी जाऊंगी ना। वो लोग मेरा पैसा काट लेंगे साहब। अच्छा, उन दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। शहबाज के कमरे में बिना उसकी इजाजत के किसी को भी जाने दिया नहीं जाता था। कोई भी उसके कमरे में घुसकर उसके साथ में अगर कुछ गलत कर देता तो इसकी सारी जिम्मेदारी उन दोनों पुलिस वालों के सिर पर ही आने वाली थी और वो इस तरह की जिम्मेदारी तो अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगर वो ये बात कहने के लिए मैनेजमेंट के पास जाते तो उन्हें मालूम था कि उन्हें बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात करनी पड़ती और उन्हें शबाना से भी इन सब लोगों की बात करवानी पड़ती। उन दोनों में से कोई भी इस वक्त तो उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। नहीं, सुनो अम्मा, तुम अंदर जाओ और आराम से सफाई निपटा लो अपनी, लेकिन जो भी करो थोड़ा जल्दी करना। वैसे भी तो वो आदमी अभी बेहोश पड़ा हुआ है। उस आदमी को डॉक्टर ने नींद की दवाई दी हुई है और वो सोया हुआ है। उसके हाथ पर भी हमने हथकड़ी लगा रखी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। जाओ और जाकर सफाई निपटाओ अपनी। उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा। अच्छा, ठीक है साहब, उस बूढ़ी ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर से अपनी ट्रॉली सरकाने लगी। वो सीधा शहबाज के कमरे में दाखिल हो गई। दोनों पुलिस वाले फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए और उनकी आंखें फिर से लग गई थी। जैसे ही वो बुढ़िया अंदर दाखिल हुई उसने अंदर से कमरे का दरवाजा लगा लिया। वो अब शहबाज की तरफ देख रही थी जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन इधर वो बुढ़िया जो कि अभी तक काफी भोली नजर आ रही थी, उसकी आंखें अचानक से शैतानी हो गई। उसके दिमाग में ना जाने क्या चलने लगा, लेकिन वो जिस तरह से शहबाज को देख रही थी वो तरीका ठीक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि शहबाज सुरक्षित नहीं था। उसने अपने हाथों में जो दस्ताने पहन रखे थे उसमें से एक सिरिंज निकाल ली थी। उसमें आगे एक सुई लगी हुई थी और पीछे से पूरी सिरिंज में कुछ भरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई केमिकल था। उसका रंग हल्का सा पीला था। ये एक तरह की दवा थी जो कि सांप के जहर से बनी थी। इस तरह का सांप राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता था और इसकी जरा सी बूंद आदमी को मौत दे जाती थी। इस जहर की सबसे खास बात यह थी कि इसे अगर आदमी के खून में भी मिलाया जाता और बाद में अगर उसके खून की जांच की जाती तो अगले 3 दिनों तक ये जहर उस आदमी के खून में नहीं मिलने वाला था। ये किसी भी इंसान के खून में 3 दिनों के बाद ही नजर आने वाला था। 3 दिनों के बाद भी ये उस आदमी के शरीर में धीरे धीरे असर करना शुरू करता था और उसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती थी।
उस औरत ने अपने हाथ में वो इंजेक्शन लिया और उसके ऊपर का ढक्कन हटा दिया। इसके बाद वो शहबाज के पलंग की तरफ बढ़ने लगी। इधर शहबाज अभी भी बहुत दर्द होने की वजह से नींद की दवाई लेकर सोया हुआ था। उसके सीधे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और उसके उल्टे हाथ में पुलिस ने हथकड़ी डाली हुई थी। वो हथकड़ी उन्होंने पलंग से जोड़ रखी थी। वो औरत धीरे से नीचे झुकी और उसने उस ढक्कन को अपनी थैली में फेंक दिया। इसके बाद उसने वो सुई शहबाज की हरी सी नस पर लगा दी और धीरे से वो सारा जहर उसके शरीर में उड़ेल दिया। जैसे ही शहबाज के हाथों में वो सुई लगी तो उसे हल्का सा दर्द हुआ और उस दर्द की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी हिल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक औरत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और उसने एक इंजेक्शन उसके हाथ में लगाया हुआ था। शहबाज ने यह भी देख लिया था कि उस इंजेक्शन में कुछ पीला सा मिला हुआ था। तुम? शहबाज ने उस औरत को अगले ही पल पहचान लिया। वो औरत भी शोएब के लिए काम करने वाले लोगों में से ही एक थी। एक बार शहबाज ने उसे देखा था जब वो शोएब से कुछ काम के सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। इसके बाद उसने उसे शोएब के साथ में तब देखा था जब वो उसे एक आदमी से निपटने के लिए ले गया था। उस आदमी ने तब शराब पी रखी थी। वो मॉल में कहीं था। इधर ये औरत सफाई वाली बनकर ही मॉल के अंदर गई और जैसे ही वो आदमी बाथरूम में गया, ये पीछे से अंदर घुसी और वहीं पर उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। इधर जैसे ही शहबाज ने अपने मुंह से आवाज की तो इतने देर में उस औरत ने उसका मुंह बंद कर दिया। हाँ शहबाज, ये मैं हूँ, उषा ताई। मुझे लगता है ना कि अब तू मुझे पहचान गया है। तो देख, अब तुझे भी ये समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर ना तुझे मारने के लिए आई हूँ। साले कुत्ते, तुझे शोएब ने पाल पोस कर बड़ा किया और अब तू शोएब को ही काटने चल पड़ा है। हाँ? तुझे पता नहीं कि जो शोएब भाई को काटने जाता है, शोएब भाई उसे दुनिया से ही गायब कर देते हैं। उसके बाद उस औरत ने देखा कि शहबाज का चेहरा तन गया और उसे अपनी आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। उसकी नजर धुंधली हो रही थी और उसकी सांसें भी कमजोर होने लगी। वो औरत समझ गई कि जहर के फैलने की शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे अब इसका असर भी बढ़ने ही वाला था। उसने धीरे से शहबाज के हाथ में से इंजेक्शन निकाल लिया और उसका हाथ भी छोड़ दिया। जब इधर शहबाज पलंग पर लेटा था तो उसके शरीर में कोई जान बाकी नहीं रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दम घुटने लगा था। वो और ज्यादा सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांस थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगने लगा कि वो अब जो थोड़ी बहुत सांस ले पा रहा था, उसे वो भी आनी बंद हो गई। धीरे धीरे उसे होश जाने शुरू हो गए और उसे ऐसा लगने लगा कि वो जन्नत में पहुंच चुका था। उसका शरीर हल्का होने लगा और उसे ऐसा लग रहा था कि वो हवा में बस तैरता जा रहा था। अब शहबाज की आंखों की पुतलियां भी नहीं हिल रही थी और वो एक मरी हुई मछली की तरह नजर आने लगा। वो अपनी जान गंवा चुका था। जैसे ही उस ताई ने देखा कि उसका काम पूरा हो गया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सबसे पहले तो शहबाज के हाथ पर जो हल्का सा खून आया उसे साफ कर दिया और उसके बाद उसने उसके कमरे की सफाई ऐसे करनी शुरू की जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। धीरे धीरे सफाई खत्म कर देने के बाद वो वहां से बाहर आ गई। अम्मा, हो गई सफाई? जैसे ही वो बाहर आई तो उन दोनों पुलिस वालों की नींद खुल गई और उन्होंने उससे ये सवाल पूछ लिया। हाँ हाँ, हो गई सफाई। अब मैं दूसरे वार्ड में जा रही हूँ। आपकी वजह से मेरा पैसा बच गया साहब, थैंक यू सो मच। उस औरत ने दोनों पुलिस वालों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद उसने फिर से वो ट्रॉली चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कहीं गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद शहबाज की जांच करने के लिए एक नर्स उसकी वार्ड में दाखिल हुई। जैसे ही वो शहबाज के पास गई और उसने उसे जगाने की कोशिश की तो अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही दोनों पुलिस वाले भाग कर अंदर गए। देखा कि शहबाज निढाल सा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर ही ये समझ आ रहा था कि उसे सांसें नहीं आ रही थी, उसका पेट तक नहीं हिल रहा था। उसे इस हाल में देखकर उन दोनों पुलिस वालों की तो हालत खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ यहाँ, देखो इसे क्या हो रहा है, एक पुलिस वाले ने घबराते हुए कहा। हाँ, मैं अभी सर को बुलाती हूँ, उस नर्स ने कहा और फिर वार्ड से बाहर भाग आई। वो बुरी तरीके से घबरा गई थी। इधर उन पुलिस वालों को भी बहुत डर लग रहा था। उनकी हालत खराब हो गई थी और वो बस एक दूसरे की ओर ही देखे जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद में डॉक्टर अंदर दाखिल हो गया। इधर उन दोनों पुलिस वालों को भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सीधा शबाना को फोन मिला दिया। मैडम, शहबाज अब नहीं रहा, एक पुलिस वाले ने कहा। उसकी आवाज में ही उसकी ग्लानी साफ नजर आ रही थी। नहीं रहा? शबाना ने जैसे ही ये सुना तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। वो अपनी गाड़ी से थाने में जा रही थी, लेकिन ये खबर सुनते ही उसने अपनी गाड़ी रोक दी। ऐसे कैसे नहीं रहा?
ऐसा क्या हो गया उसके साथ में? अभी कल ही तो तुम दोनों ने कहा था कि शहबाज ठीक हालत में है और वो जल्द ही ठीक होकर हमें बाकी की जानकारी देने वाला है। हाँ मैडम, डॉक्टर ने तो हमें कल यही कहा था, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि उसके साथ में क्या हुआ। शहबाज आज सुबह ही मर गया मैम, उस पुलिस वाले ने कहा। शोएब के पिता ने शोएब से शहबाज को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कह दिया था। उसके बाद अगले दिन शोएब ने उषा ताई को सफाई वाली बनाकर सुबह ही शहबाज के वार्ड में भिजवा दिया। वहां पर उषा ने शहबाज के हाथ पर सांप की जहर से भरा एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही शबाना को इस बारे में खबर लगी तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। अभी कल तक तो शहबाज ठीक था, डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? शबाना को समझ नहीं आ रहा था। यही बात उस पुलिस वाले को भी समझ नहीं आ रही थी। तब तक उस वार्ड में डॉक्टर आ चुका था और उसने शहबाज की जांच करनी शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, क्या बात है, इसकी मौत कैसे हो गई? उस पुलिस वाले ने डॉक्टर से पूछा। समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी आप नॉर्मल तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल ही नजर आ रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसकी मौत गोली लगने की वजह से तो नहीं हुई है। हो सकता है कि इसे पहले ही कोई बीमारी रही हो जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई हो, लेकिन अभी तो हम इसकी मौत के बारे में कुछ भी साफ जवाब नहीं दे सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक असली कारण का पता नहीं लगाया जा सकता। आपकी रिपोर्ट में या पहले की जांचों में ऐसी किसी बीमारी के बारे में पता चला क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी उस वक्त सामने नहीं आया और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि बीमारी ऐसे अचानक से आकर इसकी जान ले लेगी। अगर ऐसा होता तो कल रात से ही हमें इस चीज के कुछ सिम्टम दिखाई तो देते। एक और डॉक्टर ने अपना सिर नाम में हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं नहीं। इधर शबाना का फोन चालू ही था और वो डॉक्टर की कही सारी बातों को सुन रही थी। जो भी डॉक्टरों ने अभी कहा उसके ऊपर तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो लेकिन शहबाज की मौत में शोएब का हाथ तो जरूर होगा। उसने आगे पूछा, क्या शहबाज के वार्ड में कोई अंदर आया था? बताओ। नहीं मैडम, ऐसा कोई विजिटर तो नहीं गया था, लेकिन हाँ, एक बूढ़ी औरत थी जो सफाई करने के लिए आई थी। पूरे हॉस्पिटल की सफाई कर रही थी तो यहाँ भी आ गई, उस पुलिस वाले ने कहा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कोई बूढ़ी औरत इसके कमरे की सफाई करने के लिए आई थी? अचानक से उस डॉक्टर ने सवाल किया। हाँ हाँ, शरीर बिल्कुल दुबला पतला और झुका हुआ सा था, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। उसकी उम्र 60 साल के आसपास की होगी। आपने तो उसे देखा ही होगा। तभी उसी पुलिस वाले ने कहा, नहीं नहीं, हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसी कोई भी महिला सफाई करने के लिए आती ही नहीं है। हमारे यहाँ के सारे क्लिनिकल स्टाफ की उम्र तो 20 से 30 के बीच में है। आज जो लड़कियां यहाँ सफाई पर आने वाली थी वो भी छुट्टी पर गई हुई थी। उनके पिताजी यहाँ पर नर्सिंग का काम करते हैं, लेकिन लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे स्कूल नहीं भेजा जाता था। उसे कुछ कमाई की जरूरत थी, इसलिए हमने उसे यहाँ सफाई के लिए रख लिया। वहां खड़ी एक नर्स ने कहा। क्या क्या कहा आपने? जैसे ही उन दोनों पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो वो तो समझ गए कि हो ना हो, लेकिन ये काम उसी बुढ़िया ने किया था। वो ही यहाँ शहबाज के कमरे में आई थी और उसके बाद ही शहबाज की मौत हो गई। उसने शबाना से माफी मांगते हुए कहा, शबाना मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। अब ये सब कहने से फायदा क्या है? उधर से शबाना ने उन दोनों के ऊपर गुर्राते हुए कहा। उसे उन दोनों की नासमझी और लापरवाही के ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुबह सुबह ही उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लग रहा था कि अब तो वो कभी शोएब को फिर से जेल के पीछे लाकर खड़ा नहीं कर पाएगी। उसने कहा, तुम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलो और देखो कि वो बुढ़िया कहाँ गई है। वो जहां भी गई है उसे पकड़ कर लाओ। मैं यहाँ से कुछ लोगों को भेज रही हूँ। ध्यान रखना कि शहबाज के शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को बोलो उसके शरीर को मोर्चरी में रखवा दे। जी मैडम, उन दोनों ने कहा और तुरंत ही वहां से निकल गए। अब जैसे ही इधर फोन कटा था, इधर शबाना भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमे जा रही थी कि जो भी हो, लेकिन शहबाज को मरवाने में शोएब का हाथ तो जरूर था। इधर पुलिस थाने के अंदर जैसे ही शबाना दाखिल हुई तो वो अपने साथ में 2 और पुलिस वालों को लेकर शहबाज जिस हॉस्पिटल में भर्ती था उस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। मैडम जी, हमारे पास में अभी खबर आई है कि पास के शहर हाजीपुर में एक लूट हो गई है। वहाँ की हमारी टीम ने न लुटेरों को पकड़ लिया है। उनके हिसाब से जिस आदमी को पकड़ा गया है उस आदमी पर हमारे थाने में पहले से 3 केस चल रहे हैं। उसके ऊपर अब कुल 30 लाख रुपए की लूट के इल्जाम है। वो तीनों ही केस ना अब आपके अंडर आते हैं। ऐसे में हाजीपुर पुलिस ने ये दरखास्त भेजी है कि उस आदमी से पूछताछ करने के लिए यहाँ से हमारे किसी आदमी को भेज दिया जाए। सर ने आपका नाम भेजा है मैडम।
आपको उससे पूछताछ के लिए अभी हाजीपुर जाना होगा, एक पुलिस वाले ने शबाना के पास आते हुए कहा और उसे ये खबर दी। शबाना को लगा कि ये जो अचानक से उसे खबर मिली थी, उस खबर में हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। ऐसा कैसे हो सकता था? इस बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद शबाना ने अपना हॉस्पिटल जाने का आइडिया छोड़ दिया। उसने 2 पुलिस वालों को अपने साथ में लिया और सीधा हाजीपुर थाने के लिए रवाना हो गई। जब हरीश ने शबाना को अपनी आंखों के सामने से रवाना होते देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन मिलाया और एक नंबर पे कॉल कर दिया। शबाना को पूछताछ में 2 से 3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन जिस आदमी से पूछताछ चल रही थी वो आदमी पुलिस वालों को ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और इसलिए उन्हें पूछताछ करते हुए शाम के 7 बज गए। फिर भी उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं लग पाया। इधर शबाना का सारा ध्यान शहबाज की मौत पर लगा हुआ था। उसने हाजीपुर के अपने साथियों से विदा लिया और फिर सीधा शहबाज के हॉस्पिटल आ गई। जब वो पटना के अंदर दाखिल हो रही थी कि तभी अचानक सड़क के सामने से शबाना के चेहरे पर पीले रंग की रोशनी पड़ने लगी। पहले तो उसकी आंखें चौंधिया गई और उसके बाद में वो शांत हो गई। सामने से आती जाती गाड़ियों की रोशनी उसकी आंखों को परेशान तो कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान शहबाज की मौत पर ही लगा था। उसे सच में अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भी शहबाज के साथ में हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। उसका मन तो उसे अंदर से यही कहता आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ था ये हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था, एक योजनाबद्ध तरीके से करवाया गया था। उसके हिसाब से इसके पीछे एक आदमी का हाथ हो सकता था। शोएब उसका नाम है। थोड़ी देर बाद में उन लोगों की गाड़ी हॉस्पिटल आ गई। शबाना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीधा हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। वो सीधा शहबाज के वार्ड में ही गई थी। वहां शहबाज का पलंग खाली पड़ा हुआ था। उसकी चादर पर किसी तरह की कोई झुर्री नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई लेटा भी नहीं था। यार, ये जो मरीज था वो कहाँ चला गया? शबाना वार्ड से बाहर आई और उसने अपने पास से गुजरती हुई एक नर्स से पूछा। वो घबरा रही थी। वो नर्स भी अपने कुछ कामों में लगी हुई थी और जैसे ही उसने शबाना के सवाल को सुना तो वो खुद भी थोड़ा चौंक गई और उसके बाद उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैडम उसकी तो आज सुबह ही मौत हो गई थी ना, और अभी उसकी बॉडी को तो मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। अच्छा ठीक है। शबाना की जान में जान आई। उसे ऐसा लग रहा था कि बेकार में ही परेशान हो रही थी। उसे अचानक से याद आया कि उसने ही तो शहबाज के शव को मॉर्चरी में रखने के लिए कहा था, तो फिर वो अपनी ही बात को कैसे भूल सकती थी? चलो चलें। शबाना ने अपने दोनों साथियों से कहा और वो थोड़ी ही देर में उस हॉस्पिटल की मोर्चरी में आ गए। वहां पर काफी ठंड लग रही थी। मोर्चरी में अंधेरा भी था और थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। नमस्ते, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। हम लोग ये कंफर्म करना चाहते हैं कि शहबाज नाम का जो एक आदमी था उसका शव यहीं पर है ना? हमें अपनी फॉरेंसिक्स टीम को भेजकर उसकी जांच करवानी है। शबाना ने एक बूढ़े आदमी से पूछा जो मॉर्चरी के पास में अपनी टेबल लगाकर बैठा था। शहबाज कौन? वो खूनी? आप उसी की जांच करने की बात कर रहे हो ना? उस बूढ़े ने शबाना की ओर देखते हुए पूछा और इससे पहले कि वो अपनी बात का जवाब दे पाती उस आदमी ने दोबारा कहा, उसकी बॉडी को तो हम सुबह 8 बजे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के आसपास उसके कुछ दोस्त आए और बॉडी लेकर चले गए। क्या? ये सुनते ही शबाना और दोनों पुलिस वाले तो हैरान हो गए थे। ये सब आज आखिर हो क्या रहा था? शबाना ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे कोई इसके शव को ले जा सकता है? पुलिस ने आपको इसके बारे में खबर दी थी ना कि उसे यहाँ से बाहर मत देना। हमारा केस का इतना इंपॉर्टेंट गवाह था वो, उसके बिना हम लोग केस कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तुम लोग इतनी आसानी से यार बिना पुलिस के परमिशन के उसके दोस्तों को उसकी बॉडी कैसे ले जाने दे सकते हो? हद है। शबाना ने उसे फटकारते हुए कहा, लेकिन उस आदमी के ऊपर शबाना की बातों का तो जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो तो बस उसे देखे जा रहा था और थोड़ी देर बाद उसने कहा, देखिए इस बात से ना हमारा कोई लेना देना है नहीं। वो लोग अपने साथ में हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेकर आए। मेरा काम है, मुझे सर्टिफिकेट देखना है और बॉडी देनी है। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप होगी मेरे ऊपर चिढ़ रहे हैं, उस आदमी ने कहा। हालांकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि उससे कोई बहुत बड़ी भूल तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी भूल को छिपाने की पूरी कोशिश में लगा था। शबाना को लगा कि बेकार में उसके ऊपर वो गुस्सा कर रही थी, जबकि सच में उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। उसने तुरंत ही उस आदमी से माफी मांगी और उसके बाद में वो वहां से बाहर आ गई। इसके बाद उसने उन 2 पुलिस वालों को बुलाया जो शहबाज के कमरे के बाहर ड्यूटी दे रहे थे। उसने उन्हें तुरंत ही मोर्चरी के बाहर मिलने के लिए बुला लिया। थोड़ी देर बाद में वो पुलिस वाले उनकी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। जय हिंद मैडम, कुछ लोग यहाँ से शहबाज की बॉडी लेकर अपने साथ चले गए। तुम दोनों तब कहाँ थे भाई? क्या कर रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि शहबाज की बॉडी का ध्यान रखना। चलो मान लिया कि मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आने वाली थी, लेकिन तुम दोनों ने डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहा था कि कोई भी आए लेकिन शहबाज की बॉडी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए? शबाना को काफी गुस्सा आ रहा था और इस गुस्से की वजह उसके नीचे काम करने वाले लोग थे। वैसे तो वो कभी उनके ऊपर इस तरह गुस्सा नहीं करती, ना ही चिल्लाती, लेकिन आज
उससे गुस्सा निकाले बिना रहा नहीं जा रहा था। शहबाज की मौत हो जाने से अपने आप में पुलिस की एक बड़ी हार थी ये, और इससे सब लोगों के सामने वो लापरवाह नजर आने लगे थे। और अब जब शहबाज का शरीर चला गया तब तो उनके हाथ में सबूत के नाम पर कुछ नहीं रह गया था। क्या उसका शरीर को यहाँ से ले गया? उन दोनों पुलिस वालों को अभी तक इस बात की खबर तक नहीं लगी थी कि शहबाज का शरीर यहाँ से गायब हो चुका था। वो तो बस शबाना को देख रहे थे और उन्होंने एक जवाब दिया, शबाना मैडम, हम तो उस औरत को ढूंढने के लिए निकल गए थे। हमने कैमरे भी देखे आके और आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं है। इधर हमें लगा कि बॉडी जो है वो मॉर्चरी में सेफ है, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाया। क्या शबाना इस केस में फिर से शोएब को घसीट पाएगी? क्या वो उसे उसकी गलती की सजा दिला पाएगी? आप शोएब ने शहबाज को तो मरवा दिया था, उसके बाद उसने मोर्चरी में से शहबाज की लाश भी निकलवा दी। शबाना जो उसके शरीर की जांच करनी चाह रही थी, जब मोर्चरी में आई तो उसे खबर लगी कि शहबाज का शरीर तो गायब हो गया। अब वो हो गई परेशान। इधर शहबाज को मारने वाली उषा ताई का भी कोई अता पता नजर ही नहीं आ रहा था। बाकी सब लोगों में जो वहां पर काम कर रहे थे उनमें से किसी ने भी उसे देखा नहीं था। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे यहाँ नहीं होते शहबाज का शव ठीक से यहाँ रहेगा? तुम ट्रेनिंग करके सच में पुलिस वाले बने हो या फिर ऐसे ही बन गए हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आदमी के ऊपर मर्डर के इल्जाम लगे हैं और तुमने किसी को भी उसके कमरे में जाने दिया बिना चेक किए। शबाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसी गुस्से में उसे फटकारे जा रही थी। उसके शब्द उन पुलिस वालों को कांटे से कम नहीं लग रहे थे। उन दोनों को शबाना की बात सुनते ही बहुत शर्म आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोच समझकर कदम नहीं उठाया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ तो दोनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और शबाना जो कह रही थी चुपचाप सुनने लगे। तुम कह रहे हो कि तुम उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए निकले थे। कहाँ है वो बुढ़िया? पकड़ा उसे? कुछ बात हुई उससे? शबाना ने पूछा। मैडम, हमने यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे थे सब में देख लिया, लेकिन उनमें से किसी में भी उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। सुबह भी उसका चेहरा ढका था, इसलिए हम लोग नहीं देख पाए। ऐसे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कौन थी, एक पुलिस वाले ने कहा। उसने इतना बार कहने के बाद में फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। इधर शबाना भी शांति से उसकी बात सुन रही थी। जैसे ही उसने उस पुलिस वाले का जवाब सुना तो उसे हंसी आने लगी। उसने उन दोनों पुलिस वालों के ऊपर हंसते हुए कहा, शाबाश, क्या गजब का काम किया है ना तुम दोनों ने। एक तो तुम्हें उस औरत की शक्ल का अंदाजा नहीं है और दूसरा तुम्हारे यहाँ होते हुए भी शहबाज का शरीर यहाँ से गायब हो गया। क्या बात है, शर्म आ रही है तुम्हें खुद पे? भाई खुद को क्या क्या कर समझाओगे? कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी अपने हाथों से? हाँ, कैसे हो गया ऐसे? ऐसे तो तुम लोग पुलिस में ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाओगे। शबाना ने फिर से उन दोनों की टांग खींचनी शुरू कर दी। अगर उसका बस चलता तो वो खुद ही उन्हें रिमांड पर ले लेती। मैडम ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें खुद ही उसे ढूंढने के लिए काम शुरू करना चाहिए, एक और पुलिस वाले ने कहा जो शबाना के साथ में चल रहा था। अब उसकी बात सुनकर शबाना भी थोड़ी शांत हो गई। उसे भी धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि उन दोनों को डांटने से उसका काम आसान तो होने वाला नहीं था। अब उसे खुद ही इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लेना जरूरी हो गया था। सॉरी, मैं तुम दोनों से कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे इतनी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम दोनों जाओ और उस औरत को फिर से ढूंढना शुरू करो, शबाना ने अपने आप को ठंडा करते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने साथ वाले पुलिस वालों की तरफ देखा और कहा, तुम हॉस्पिटल एडमिट के पास जाओ और उनसे पूछो कि शहबाज के जो दोस्त उसका शरीर लेने के लिए आए थे वो कौन थे और कैसे दिखते थे। उन्होंने हो सकता है कि अपना नाम और नंबर लिखवाया हो। मुझे वो सारी जानकारी चाहिए। जैसे ही शबाना ने ऑर्डर दिया वैसे ही सारे पुलिस वाले हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल गए। दोस्त बुढ़िया को ढूंढने के लिए चले गए और बचे दो एडमिन के पास आ गए थे। इधर शबाना खुद भी पहले माले के एग्जिट पर खड़ी थी। वो खिड़की के पास में थी और थोड़ी देर ठंडी हवा में खुलकर सांस लेना चाहती थी। वो फिर से अपने आप को शांत करके, अपने दिमाग को व्यवस्थित करके इस मामले की छानबीन करने के बारे में सोचने लगी थी। अगर वो इस केस को नहीं देखती तो उसके अलावा कोई भी इस केस को नहीं देखने वाला था। जैसे ही शबाना ने सांस ली और वो पहले माले से नीचे की तरफ जाने लगी कि इतने में उसका फोन बजने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। शबाना ने तुरंत उसे उठा लिया। वैसे भी उसे आए दिन किसी न किसी अनजान नंबर से फोन आता ही रहता था। हेलो, कौन बात कर रहा है? शबाना ने पूछा। शबाना मैडम, कैसी हैं आप? उधर से एक जवान आदमी की आवाज आई। शबाना ने उस आवाज को एक बार में ही अच्छे से पहचान लिया था। वो शोएब की आवाज थी। जैसे ही शबाना ने शोएब की आवाज सुनी तो उसके माथे पर गुस्से की लकीरें आ गई थी। वो काफी तनाव में नजर आ रही थी। तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? ये जो सब तुम कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है इसकी मुझे खबर नहीं है? शबाना ने सीधा उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा। वो सारी बात जानती थी और इस फोन के बाद तो उसका शक और भी पक्का हो गया कि शहबाज को मरवाने
करवाने का काम और उसके बाद उसके शरीर को गायब कर देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि शोएब ने ही किया था। शबाना मैडम, देखो मैं इस मामले में ना आपको एक सलाह देता हूँ। देखो मुझे लगता है ना कि जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता और आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक ना आपको मेरे ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बचना चाहिए थोड़ा, वरना ये आपके लिए ना भारी पड़ सकता है। अगर आप इसी तरह से मेरे ऊपर इल्जाम लगाती रहो तो मैं आपके खिलाफ ना शिकायत कर दूंगा। शोएब ने कहा। उसकी आवाज ही बदल गई थी। वो काफी कॉन्फिडेंस से शबाना से बात कर रहा था। इधर शबाना ने अपने हाथ में अपना फोन पकड़ रखा था और उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही वो सही होते हुए भी काफी बंधा हुआ महसूस कर रही थी। जानती थी वो कि उसके पास में सबूत नहीं थे और बिना सबूत के वो किसी भी हाल में शोएब को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। जैसे ही शोएब ने देखा कि उसने एक ही बार में शबाना की बोलती बंद कर दी, वो तो हंसने लगा। उसे हंसी आ रही थी और उसने हंसते हुए कहा, गुस्सा होने की जरूरत नहीं मैडम, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, शहबाज मेरे खिलाफ इस तरह की बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके और मेरे बीच में लफड़ा चल रहा था। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो सबसे पहले आप ही खुद गिरते हो। आपको नहीं लगता कि शहबाज ने खुद ही अपनी मौत को बुलवा लिया था? बताइए। शोएब ने कहा। शबाना ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये जो भी किया धरा था ये सिर्फ और सिर्फ शोएब का था। वो जिस तरह से शहबाज के बारे में बात कर रहा था उस हिसाब से तो उसी ने शहबाज को मरवाया था, लेकिन बिना सबूतों के वो इस बात को किसी भी तरह से साबित तो नहीं कर सकती थी। अच्छा मैडम, मैंने सुना है कि शहबाज के दोस्त हॉस्पिटल में आए थे और वही उसकी बॉडी को वहाँ से उठाकर भाग गए। भले ही शहबाज ने मेरे साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश की हो और उसने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को तो कभी नहीं भूला था कि उसने मेरे लिए बहुत काम किया। मैंने जो भी ना उससे कहा उसने वो सब मेरे लिए किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके शव को दफना देता हूँ और उसे दफनाने के लिए ना मैंने उसके एक दोस्त को ढूंढ निकाला था। शोएब ने बड़े आराम से कहा। अभी शहबाज कहाँ पर है? शबाना ने बिना देर किए पूछ डाला। वो जल्द से जल्द शहबाज के शव को ढूंढ लेना चाहती थी। बिना शहबाज के शव के वो इस केस में आगे और कुछ नहीं कर सकती थी। उसको तो मैंने बाहर वाले शमशान में दफन करने के लिए भेज रखा है। बेचारे को ठीक से दफन तो हो जाने दो यार, क्यों आप उसकी बॉडी के पीछे पड़ी हुई इतना? शोएब ने कहा। अच्छा, मैं अभी वहां जाती हूँ, शबाना ने कहा। शोएब के मुंह से ये जानकारी सुनते ही वो तो खुश हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत आराम से अब शहबाज के शव को पाकर उसे जांच करने के लिए फॉरेंसिक में दे सकती थी। अरे मैडम पूरी बात तो सुन लो। मैंने शहबाज को दफन करवाने का बंदोबस्त तो किया था, लेकिन क्या है ना कि शहबाज की माँ थी हिंदू, तो पहले तो मैं उसे जलवाने वाला हूँ और उसके बाद उसकी राख है उसे दफन करवाने वाला हूँ। मैं उसकी स्वर्गीय माँ को ऐसे कैसे नाराज कर सकता हूँ बताइए? बताइए ना। शोएब ने हंसते हुए कहा। वो इतनी आसानी से शबाना के हाथ में शहबाज का शव तो नहीं लगने दे सकता था और ना ही वो इतना बेवकूफ था कि पहले खुद ही शहबाज के शव को गायब करता और फिर खुद ही उसे शबाना को लाकर थाली में परोस देता। नहीं शोएब, तुम इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वो इस केस का एक इम्पोर्टेंट विटनेस है। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तुम उसके साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? वैसे भी वो हमारी कस्टडी में था और जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो सकता है, शबाना ने कहा। मैडम, क्या ना कि आपकी सारी बातें तो सही है, लेकिन बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ ना कि उसकी रूह को सुकून मिले। अब जब उसको दफनाया नहीं जाएगा तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं आ पाएगा ना। समझिए यार, थोड़ी भावनाओं की कदर कीजिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका दोस्त कह रहा है यार। और देखिए, अब हमारे बारे में बात करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। अब वो उसे लेकर मशीन वाले शमशान में चले गए होंगे, उसका शरीर वहाँ पे मशीन में जाएगा और 15 मिनट में राख हमारे हाथों में। शोएब ने कहा। वो ऐसे शबाना को ये सब बता रहा था जैसे तो ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। रोको उन्हें शोएब, मैं कहती हूँ उन्हें रोको, शबाना ने कहा। उसका मन तो कर रहा था कि वो फोन में ही घुसकर शोएब की गर्दन पकड़ ले। मैडम आपने देर कर दी यार। मैं तो उन्हें रोक देता, लेकिन क्या है ना कि अब उन्हें नहीं रोका जा सकता। काफी देर हो गई। अब शहबाज को तो अब तक तो मशीन में डाल चुके होंगे वो लोग। जब वो बाहर आएगा तो राख बंद कर ही बाहर आएगा ना। मुझे नहीं लगता कि आपको आपके केस में राख वाख से कोई सुराग हाथ वाथ लगने वाला है। शोएब ने उसे उकसाने के लिए कहा। अब वो जानता था कि सारी लगाम उसके हाथ में थी और वो अब जैसे चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे उस लगाम को खींचकर शबाना को दर्द दे सकता था। शोएब, तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो।
शबाना ने कह दिया। उससे रहा नहीं गया और उसने गाली दे डाली उसे। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें जेल के अंदर ना डाल के ही दम लूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। याद रखना, तुमने जो कुछ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। हाँ मैडम, मैं अभी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ जब आप आए और फिर से मेरे हाथों में ना हथकड़ी पहना दे। शोएब ने शबाना के फिर से मजे लेते हुए कहा। वो जानता था कि ऐसा कोई दिन अब उसकी जिंदगी में आने ही वाला नहीं था, इसलिए वो बहुत ही आराम से शबाना से बात कर रहा था। उसके बाद भी वो रुका नहीं और उसने शबाना से कहा, मैडम मैं आपको और एक चीज याद दिलाता हूँ। आप कह रही है ना कि मैंने ये सब खून किए हैं, ऊन किए हैं, क्या फलाना ढिमकाना। आपने मेरे बारे में बहुत गलत बात की है भाई। आपके पास सबूत नहीं थे, फिर भी आपने मुझे जेल भिजवा दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी भाई। मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वो हंसने लगा और हंसते हंसते उसने फोन काट दिया। जब शबाना को इस चीज की खबर मिली कि शहबाज के शव को जलाया जा रहा था तो वो काफी उदास हो गई। इधर शोएब को भी इस चीज पर पूरा विश्वास हो गया था कि शहबाज के जाते ही शबाना के पास में उसके खिलाफ तो कोई सबूत बाकी नहीं रह जाने वाला था। इसलिए वो घुमा और मुर्दा घर से बाहर आ गया। अब वो शबाना से बदला तो लेने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे एक और जरूरी काम था। उसे पृथ्वीराज मेहरा से मिलना था। आखिर क्यों मिलना था उसे मेहरा परिवार से, और वो वहां जाकर क्या करने वाला था? अपने साथियों की लापरवाही की वजह से शबाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन लोगों की वजह से उसके हाथ से शहबाज का शव निकल गया। इधर जैसे ही वो फिर से जांच शुरू करने ही वाली थी कि इतने में उसे शोएब का फोन आ गया। शोएब ने उसे शहबाज के बारे में सब कुछ बता दिया था। जब उसे पता चला कि अब उसे शहबाज का शव नहीं मिल सकता तो उसका दिमाग खराब हो गया। इधर शोएब को भी लग रहा था कि अब शबाना के पास में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं रह गया और इसलिए वो निश्चिंत हो गया। अब उसे पृथ्वीराज मेहरा के घर पर जाना था। इस वक्त उसके लिए इससे जरूरी और कोई काम नहीं था। एक बार अगर लियाकत और शोएब बिहार के अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमा लेते तो उसके बाद में उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। शोएब आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके पिता के पास में महंगी गाड़ी थी। जब उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तब शोएब के दिमाग में वो सब बातें घूम रही थी जो वो जैन से करने वाला था। जैसे ही उसने उन सब बातों के बारे में सोचा तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसे लग रहा था कि कहीं उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने बचपन में सुना था कि मेहरा परिवार बिहार का बहुत ताकतवर परिवार था और हर किसी की उससे उलझने की ताकत नहीं थी। इतने में उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े परिवार से ना सिर्फ मिलने वाला था बल्कि उसे खत्म भी कर देने वाला था। एक बार वो मेहरा परिवार की धाक पर कब्जा जमा लेते, उसके बाद में उन्हें मेहरा परिवार के साथ में क्या करना था वो बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहे थे। लेकिन उनके घर पर जाने से पहले उसने एक बार और अपने पापा को फोन कर लिया। वो उनसे मिलना चाहता था और उन्हें आज जो हुआ उसकी खबर देना चाहता था। इससे पहले कि वो घर के अंदर चला जाए वो अपने पिता से ये कंफर्म कर लेना चाहता था कि वो किससे और क्या बात करने वाला था। उसने अपनी बंदूक और चाकू भी ठीक से देख लिए थे। वो अब शहर से बाहर उनके बंगले पर आ गया। थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ के पास में उनका बंगला बना हुआ था। बंगले से दूर जो सड़क थी उसे जबरदस्ती तुड़वा दिया गया था ताकि कच्चा रास्ता समझकर कोई उसके ऊपर पैर ना रखे और ना ही किसी को उस बंगले के बारे में पता चल सके। शोएब की गाड़ी उस सड़क पर चली जा रही थी और बंगले के बाहर आने के बाद में उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आया उसके माथे पर ठंडा सा पसीना आ गया था। यहाँ पर वैसे भी तापमान थोड़ा सा कम था लेकिन फिर भी शोएब को पसीना आ रहा था। उसने गाड़ी में से अपनी जैकेट निकाली और उसे पहनकर सीधा बंगले के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ का माहौल काफी गर्म था। इधर लियाकत अपने कमरे की खिड़की के पास में खड़ा हुआ था और उसने अपने होठों के बीच में एक सिगार लगा रखी थी। वो बाहर के नजारे के मजे ले रहा था। उसके माथे पर बाल नहीं थे। उसने अपने विग को खोलकर टेबल पर रखा हुआ था। वो जब विग लगाता तो लोगों की नजर में वो हो जाता था जो उसे होता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन जब वो विग खोलता तो वो अपनी नजर में वो हो जाता जो वो वाकई था। अब्बू, मैंने शहबाज का केस क्लोज कर दिया है, शोएब ने पीछे से आकर अपने पिता से कहा। बढ़िया, क्या अब तुम मेहरा से निपटने के लिए तैयार हो? उसके पिता ने पूछा। वो अभी भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था और उनके होंठों पर उनका सिगार लगा हुआ था। हाँ, मैं तैयार हूँ अब्बू। मैं तो वैसे भी कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था, शोएब ने कहा। वो अपने पिता के सामने भूल कर भी ये नहीं दिखा सकता था कि वो घबराया हुआ था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था। अगर नहीं भी था तो भी उसे अपने पिता के सामने यही दिखाना था कि वो
था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने पिता की नाराजगी मोल लेता, जो कि वो लेना नहीं चाहता था। इधर उसके पिता भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार थे। वो शोएब के पास में आए और उसकी पीठ थपथपा दी। वो अपने बेटे को और कॉन्फिडेंस देना चाहते थे। उसके बाद में वो अपने कमरे में लगे हुए एक लैंडलाइन फोन के पास गए और अपने एक आदमी को फोन लगा दिया। हाँ बॉस, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उधर से एक सम्मान भरी आवाज आई। लियाकत इन लोगों का मालिक था और शोएब इनका छोटा सा मालिक। ये लोग शोएब को बॉस और लियाकत को बिग बॉस कहकर बुलाया करते। ज्यादातर शोएब ही इन्हें फोन करता, इसलिए उसने उधर से बॉस कहा। लेकिन आज लियाकत ने उन्हें फोन किया था। इसका मतलब साफ था कि आज कुछ बड़ा होने वाला था। अपने साथ में 20 लोगों को लेकर आ जाना और सिर्फ 3 शब्द याद रखना: तेज, खतरनाक और बहादुर। काम खत्म करने के बाद में वहां से भाग आना। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं पीछे से सारी चीजें देख लूंगा। तुम्हें भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लियाकत ने अपने आदमियों से कहा। जी बिग बॉस, तुम्हें अक्ष टावर जाना है, लियाकत ने कहा। अक्ष टावर नाम की एक जगह थी जिसके ऊपर मेहरा परिवार का अधिकार था। वहां पर उन्होंने एक कैफे और फिल्म हॉल जैसी चीजें बना रखी थी और वहां लोग रिलैक्स करने के लिए आया करते थे। आज तो लियाकत उन्हें सिर्फ ये खबर देने वाला था कि वो उनसे लड़ने के लिए आ रहा था। जी बिग बॉस, आप चिंता मत कीजिए, आराम से मैं ये काम निपटा दूंगा। मेरे सारे लड़कों में से किसी की भी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बॉस, उस आदमी ने उधर से कहा। ठीक है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो, लियाकत ने कहा और धीरे से फोन काट दिया। इधर वो शोएब की तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। शोएब का दिल भी खुशी के मारे उछल पड़ा था। एक बार अगर वो आज उनकी प्रॉपर्टी में घुसकर मार धार मचा देता तो इसका मतलब था कि उन दोनों परिवारों के बीच में एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाने वाली थी। और इस लड़ाई में जो भी हारता वो कभी भी बिहार के अंडरवर्ल्ड में अपना सिर नहीं उठा सकता था, और जो कोई जीतता वो यहाँ का बादशाह हो जाता। लेकिन जो काम आज शोएब करने जा रहा था वो अपने आप में इतना भारी था कि उसे करने में भी उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन उसने अपने पिता को देखा और मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था और इसके अलावा बिहार बॉयज भी उसके साथ में थे। ऐसे में वो आराम से मेहरा परिवार से निपट सकता था। जिस शाम को ये सब बात हो रही थी उस रात लियाकत के 20 लड़कों ने शोएब के साथ मिलकर अक्ष टावर के ऊपर हमला कर दिया था। उन लोगों ने पूरे टावर को तहस नहस करके नीचे गिरा दिया। वहां पर जो लोग बैठे थे वो भी अफरा तफरी मचाने के बाद वहां से भाग गए थे। बहुत से लोग जो कि वहां पर काम किया करते वो खुद भी वहां से चोट खाने के बाद में भाग गए थे। और 3 लोग जो मेहरा परिवार से और वहां की सुरक्षा को देखते थे उन सब लोगों को भी बहुत मार खानी पड़ी। शोएब और उसके आदमियों ने उन्हें बहुत मारा। एक को तो उन्होंने मार मार कर अधमरा ही कर दिया था और वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए थे। यह खबर तुरंत ही मेहरा परिवार के पास आ गई। जैसे ही जयंत और पृथ्वीराज को ये सब खबर मिली तो वो लोग अपने कमरे में आ गए और इस चीज से कैसे निपटना था उसके बारे में दिमाग लड़ाना शुरू कर चुके थे। वहां पर जयंत और पृथ्वीराज के अलावा 7 से 8 लोग और खड़े थे। वो सभी या तो पृथ्वीराज के बेटे थे या फिर उसके खास आदमी। उनकी सभी की भौहें तनी हुई थी और सब के सब गुस्से के मारे उबल रहे थे। उनमें से आधे लोगों के हाथों में सिगरेट लगी हुई थी। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया और लगभग सभी लोग लियाकत के परिवार को गालियां दे रहे थे। इधर पृथ्वीराज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और सब लोग उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। वो उनकी बातें सुन रहे थे। कौन क्या करने के बारे में सोच रहा था वो सब चीजें सुनते जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। आखिर में जयंत ने कहा, बाबूजी, इस लियाकत ने तो हद ही कर दी है। ये लोग ऐसे कैसे हमारी बिल्डिंग में घुसकर इस तरह से तोड़फोड़ मचा सकते हैं? हमें इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ चाचा, ये लोग तो वैसे भी अभी बच्चे हैं। नए शहर में आए हुए 30 साल से ज्यादा नहीं हुए और इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी गर्दन पर हाथ डाल सके। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी इस दुनिया से विदा हो जाना चाहते हैं ये। मैं तो कहता हूँ कि अब हमें ना इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए और सीधा एक्शन लेना चाहिए। साले ये सोच रहे हैं कि हमारी गद्दी पर आकर बैठ जाएंगे। हलवा है क्या? बाबूजी, आप तो बस हुक्म करो। आपने इधर से हाँ की और मैं उधर से ना इन सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। हर कोई बहुत आक्रोश में था और सब लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानते थे कि अब ये एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई थी और कभी भी इस लड़ाई में भाग लेने से पीछे हटने वाला नहीं था। जब सब लोग इस तरह से गुस्सा हो रहे थे कि तभी पृथ्वीराज ने खांस कर सब लोगों को शांत करवा दिया। कमरे में जो लोग भी खड़े थे पृथ्वीराज उन सब लोगों के चेहरे देख रहा था। उस कमरे में जो इतना धुआं हो रहा था उस धुएं से वो परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे दिक्कत हो रही है, आप सब लोग अपनी सिगरेट बुझा दीजिए। जैसे ही उन्होंने इतना कहा कि तभी सब लोगों ने अपनी अपनी सिगरेट बुझा दी। इधर पृथ्वीराज आराम से अपने सोफे पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी गहरी आंखों से सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, पिछले कुछ सालों से इन लोगों की हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। जिस कुएं से हम लोग पानी निकाला करते थे ये उस कुएं की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इन्हें कुछ दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है और उन लोगों के दम पर ही ये लोग हमारे कुएं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों को उकसाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा कौन रहा है।
जैसे ही पृथ्वीराज ने अपनी बात खत्म की तो उसके बाद में हर कोई उनकी बात से खुश नजर नहीं आ रहा था। जयंत ने सबसे पहले अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा, बाबूजी, मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें भड़का रहा होगा या किसी के कहने की वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लियाकत का सरकारी लोगों के साथ उठना बैठना बना रहता है। ऐसा लगता है कि कोर्ट कचहरी में उनकी अच्छी चलती है तो वो हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। ये साले बाहर के आए हुए लोग हमारे अंडरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आप तो बस हाँ करो, मैं आज ही रात इन लोगों को खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ, आप तो बस हाँ करो, हाँ हाँ, ताकि उन्हें भी और उनके साथ पूरे बिहार को भी फिर से ये पता चल जाए कि मेहरा परिवार का दबदबा अभी भी कायम है। चुप हो जाओ, फिर से पृथ्वीराज ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा। वो उन तीनों की तरफ गुस्से से देख रहा था जो गुस्से के उबाल में इस तरह की बात किए जा रहे थे। उसके बाद उसने गुस्से में कहा, अगर तुम इसी तरह से लोगों को मारते रहे तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं रह पाते। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारा खुद का परिवार कब का खत्म हो जाता। जैसे ही उन तीनों ने ये बात सुनी तो तुरंत ही उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो जानते थे कि जो वो कह रहे थे वो जोश जोश में आकर ही कह रहे थे। पृथ्वीराज के गुस्सा हो जाने के बाद वैसे भी सब लोग शांत हो गए और वो पृथ्वीराज के मुंह से सुनना चाहते थे कि उन्हें अब आगे क्या करना था। देखो, रऊफ परिवार ने ना अब बिना बताई हम लोगों के ऊपर हमला किया है, तो मुझे लगता है कि वो आगे से हमसे लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि उन्हें ये लगने लगा है कि अब वो यहाँ के अंडरवर्ल्ड के ऊपर अपना सिक्का जमाने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने कहा और बाहर की तरफ देखने लगे। शोएब अपना सारा काम खत्म करने के बाद में अपने बड़े काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। वो मेहरा परिवार के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो अपने पिता से एक बार मिलना चाहता था। उसके पिता ने शोएब के साथ में 20 और लोगों को भेजा और सब लोगों ने रातों रात ही मेहरा परिवार की एक प्रॉपर्टी पर हमला कर दिया। जैसे ही यह खबर जयंत और उसके साथियों को लगी तो वो गुस्से में आ गए। वो शोएब के परिवार को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन उसके पिता पृथ्वीराज शांति से काम लेना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि लियाकत उनसे लड़ना चाहता था और उसके पीछे की वजह वो ठीक से समझने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने देखा था कि रऊफ परिवार की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन्हें ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। उन्हें ये तो पता था कि आज नहीं तो कल दोनों परिवारों के बीच ये दिन आने वाला था, लेकिन ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा इसकी उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी। पर अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो उन्हें इस बात से ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो बस इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो इसे जीता कैसे जाए। वो अपने कमरे में घूमते हुए इसी चीज के ऊपर विचार कर रहे थे। ठीक इसी वक्त उनके कमरे में लगा हुआ फोन बज उठा। अगर कोई बाहर का आदमी पृथ्वीराज से बात करना चाहता तो उसे सबसे पहले उनके असिस्टेंट से बात करनी पड़ती। अगर सामने वाले आदमी से बात करने की जरूरत होती तो असिस्टेंट पृथ्वीराज को फोन नहीं करता था और ना ही कभी ये लैंडलाइन बजता था। जयंत बोल रहा हूँ, इधर से जयंत ने फोन उठाते ही कहा। उधर पृथ्वीराज काफी शांत नजर आ रहा था। नमस्ते पृथ्वीराज जी, मैं शोएब जी का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। शोएब जी आपके पिता से मिलना चाहते हैं, वो अपने पिता के साथ आना चाहते हैं। प्लीज उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। उधर से एक आवाज आई। वो बहुत ही प्यार से जयंत से बात कर रहा था। इधर जैसे ही जयंत ने ये बात सुनी तो वो सीधा पृथ्वीराज की तरफ देखने लगा। पृथ्वीराज को ये सब बात सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। जयंत का चेहरा देखते ही वो समझ गए कि सामने वाले ने उससे क्या बात की थी और वो उससे क्या रिक्वेस्ट कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने सीधा हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ठीक है, शोएब से कहना कि कल वो हमारे घर आ सकता है, जयंत ने कहा। ठीक है सर, थैंक यू, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी कि कल वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, शोएब के सेक्रेटरी ने कहा और फोन काट दिया। पाऊजी, कल शोएब हमसे मिलने के लिए आना चाह रहा है, वो अपने पिता लियाकत को भी साथ लाना चाह रहा है, जयंत ने आखिरकार अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहा। जैसे ही बाकी लोगों ने ये बात सुनी कि शोएब पृथ्वीराज से मिलने के लिए आना चाह रहा था तो सब लोगों के मुंह उतर गए। कुछ लोगों को इस बात को सुनकर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो पृथ्वीराज के सामने कुछ कह नहीं रहे थे। उनमें से कोई भी पृथ्वीराज से डांट नहीं खाना चाहता था। इधर पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली और उसके बाद में सोचा कि अगर शोएब सच में उनसे मिलने के लिए आ रहा था तो मतलब साफ था कि उन लोगों ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी। महेश, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, पृथ्वीराज ने पूछा। मुझे तो लगता है कि अगर शोएब और उसके पिता इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो उनके पास में पीछे अच्छा सपोर्ट होगा। बिना सपोर्ट के वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाने के लिए और हमारे परिवार को साफ करने के लिए दूसरे लोगों से साठ गांठ जमा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि हम लोग पिछले 100 सालों से यही काम करते आ रहे हैं और रऊफ परिवार जितने भी मजबूत लोगों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दें, हम उनसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन अगर रऊफ परिवार इस धंधे में उतर के और उसने पैर जमा लिए तो ये बात भी सही है कि उनकी सरकार में बहुत अच्छी पैठ हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह का कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रास्ते से होते हुए सरकार में जाने की कोशिश में है। पिछले 2 सालों से ये लोग बिहार बॉयज से भी जुड़े हुए हैं और इन लोगों की उनसे लगातार बात होती जा रही है। ये लोग उनसे सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश में है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जो हमला किया था उन्हीं लोगों के दम पे किया था।
इस चीज में ये बात तो साफ पता चलती है कि उन लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट दे दिया है। बिहार बॉयज में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं और वो लोग काफी ताकतवर भी हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा परिवार खतरे में आ सकता है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इतना भी अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। भले ही बिहार बॉयज अपने आप में एक बड़ा नाम है और वो लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कमजोर हैं या उन लोगों से आसानी से हार जाएंगे। हमारे पास में जिस तरह के मार्शल आर्ट करने वाले हैं, उनके सामने ये लड़के कट्टे और तमंचे होने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में कबीर है। ये लोग कबीर के होते हुए हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। हाँ, यही सही कह रहा है। कबीर के होते हुए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख सके। बहुत से लोगों ने उनमें से कबीर को देखा हुआ था और जिस तरह से वो लड़ता था, वो सब लोग उसके काम से काफी इम्प्रेस थे। लेकिन इस बात से जयंत और पृथ्वीराज की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कबीर जैसे आदमी को भी लकी ने आसानी से हरा दिया था। ऐसे में अगर उनके पास में कोई लकी जैसा आदमी होता तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सब लोग अपने कमरे में जाइए और आराम करिए, जो भी होगा हम देखते हैं, पृथ्वीराज ने कहा। वो काफी उदास महसूस कर रहे थे। बाकी सब लोगों ने पृथ्वीराज के पैर छुए और वहां से निकल गए। वहां पर अब सिर्फ जयंत और पृथ्वीराज ही बाकी रह गए थे। तुम्हें क्या लगता है, कबीर हमारी इस मामले में मदद कर सकता है? पृथ्वीराज ने कहा। हाँ जी, अगर आप यही बात मुझसे 1 महीने पहले पूछते तो शायद मैं हाँ कर देता, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर डाउट महसूस हो रहा है। मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। जब तक मैं जयपुर नहीं गया था तब तक मैं खुद भी कबीर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब जब से मैंने देखा है कि वो कैसे हारा, मुझे नहीं लगता कि हम उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। जयंत ने अपनी वाजिब चिंता जाहिर करते हुए कहा। पृथ्वीराज ने उसकी बात सुनते ही एक गहरी सांस ली। वो जो सोच रहा था, पृथ्वीराज भी वही सोच रहा था। पृथ्वीराज को इस बात से कोई डर नहीं था कि उसकी संपत्ति उससे छिन जाएगी। उसे तो बस इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वो अपने परिवार को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर वो रऊफ परिवार से हार गया तो उसके लिए बाकी लोगों को मुंह दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबूजी, लेकिन मेरी नजर में एक और आदमी है जो हमारे काम आ सकता है, लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। जयंत ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने जयंत के मुंह से ये बात सुनी तो उनकी आंखें थोड़ी सी ऊंची हो गई। उनके दिमाग में तुरंत ही उस आदमी का नाम आ गया जिसके बारे में जयंत बात कर रहा था। वो लकी के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ने अपनी तरफ से लकी का नाम नहीं लिया। उनके दिमाग में ये बात थी कि लकी राधिका की सुरक्षा के लिए काम में लगा हुआ था। उन्हें मालूम था कि अगर वो लकी को यहाँ अपने लिए लड़ने के लिए बुला लेते तो फिर वो उसकी उस गार्ड वाली पहचान को बचा नहीं सकते थे और वो ज्यादा दिनों तक गार्ड बनकर भी नहीं रह सकता। हो सकता था कि बहुत से लोग लकी की असली पहचान के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगते और इसकी वजह से उन लोगों के सामने राधिका की पहचान भी खुल सकती थी। एक बार अगर राधिका की पहचान लोगों के सामने आ जाती तो फिर पृथ्वीराज के हिसाब से ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते थे कि रोशन की मौत उनकी वजह से हुई थी और इस वजह से वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाए। ऐसे में अगर वो राधिका की पहचान भी उजागर करवा देते और राधिका के साथ भी वही हो जाता जो रोशन के साथ हुआ तो वो जीते जी ही मर जाते। बाबूजी, मैं जानता हूँ कि आपको राधिका की सेफ्टी की चिंता सता रही है, लेकिन हमें साथ में ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त हमारे परिवार की भी जिंदगी और मौत पर बात बनाई है। अगर रऊफ परिवार इसी तरह से चलता रहा और वो अपने साथ में बिहार बॉयज को भी लेकर आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी बाबूजी। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए और भी बहुत दुख की बात होगी। जयंत ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि उसके पिता इस वक्त सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मुझे लगता है कि अगर रोशन यहाँ होती और हम रोशन और राधिका के सामने ये बात रखते तो वो भी इसी बात पर हाँ करती कि हमें अपनी जान बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए लकी को मैदान में उतारना चाहिए। ऐसे वक्त में वो अपने से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते। पृथ्वीराज जयंत की बात सुनते वक्त सोफा पर बैठे हुए थे। उनके शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उनका दिल अंदर से पूरी तरीके से हिला हुआ था। वो इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं हो सकते थे कि उनके परिवार की जो इतने सालों से साख बनी हुई थी वो इतनी आसानी से खत्म हो जाए, और ना ही वो राधिका की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करना चाहते थे। बाबूजी, इसके अलावा एक और बात है, अगर लकी हमारे परिवार के लिए लड़ता भी है तो भी इससे वो जो काम कर रहा है ना उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजों के बारे में आराम से सोच कर ही डिसीजन लेना चाहिए। हमारे लिए वक्त मुश्किल है और ऐसे टाइम में हमें परिवार की तरफ देखना चाहिए, जयंत ने कहा। इधर पृथ्वीराज अपने सोफे में पीछे की ओर धंस कर बैठ गए थे। वो अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि इस वक्त उनके परिवार के लिए क्या सबसे ज्यादा कठिन हो सकता था। एक तरफ उन्हें एक टफ डिसीजन लेना था और दूसरी तरफ वो अपनी इस नातिन को बचा कर रखना चाहते थे जो कि पिछले 30 सालों से भी ज्यादा से उनसे दूर थी। दोनों ही बातें उनके लिए बहुत जरूरी थी और वो दोनों के बारे में बराबर से सोच रहे थे। मुझे लगता है कि पहले हमें लकी को बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि वो इन सब में क्या चाहता है। अगर वो कहता है कि वो हमारे लिए लड़ना चाहता है
तो हमें उसे लड़ा देना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे लिए लड़ने से मना करता है तो हमें भी जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली और फिर आखिर में अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, ठीक है। ये सुनकर जयंत भी खुश हो गया। उसे पता था कि अगर एक बार लकी यहाँ आ जाता और वो उसके सामने ये सारी बातें रखते तो लकी मना नहीं करने वाला था। तुम लकी को फोन करो और उससे कहो कि कल शाम वो डिनर के लिए यहाँ आ जाए। मैं भी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज सोफे के पीछे की तरफ झुककर बैठ गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ना तो गुस्से में थे और ना ही उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो रऊफ से निपट सकते थे। इस वक्त उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो बूढ़े हो गए थे। जयंत भी वहां से निकल चुका था। पृथ्वीराज और जयंत के घर में अभी जो हमला हुआ था उसके बारे में मंथन चल रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर शोएब के परिवार ने उनके साथ में ऐसा कुछ किया तो क्यों किया था। तभी शोएब की तरफ से ये खबर आई कि वो पृथ्वीराज से मिलना चाहता था। उन्होंने हाँ भी कर दी और अब उन्हें अपनी तरफ से लड़ने के लिए किसी ठोस आदमी की जरूरत थी। जयंत ने पृथ्वीराज को लकी का नाम सुझा दिया, लेकिन उसका नाम सुनते ही वो दुविधा में आ गया। आखिर में उन्होंने लकी को कल शाम खाने के लिए बुलाया और आंखें बंद करके सो गए। इधर लकी भी आराम कर रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि जयंत का फोन था। जी जयंत जी, लकी ने फोन उठाकर कहा। वो पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाने के बाद सीधा अपने कमरे की तरफ आया ही था। लकी, राधिका तुम्हारे साथ नहीं है क्या? जयंत ने राधिका की चिंता करते हुए कहा। नहीं नहीं, वो है तो मेरे साथ ही, अभी शायद अंदर अपने कमरे में हो गई। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं राधिका से मिलाया था और अब मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। वैसे आपने इतनी रात को फोन किया, कुछ काम था क्या? लकी ने कहा। हाँ हाँ, असल में बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि कल शाम का खाना तुम हमारे साथ ही खाओ। बाबूजी तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। जयंत ने कहा। आपको राधिका के बारे में कुछ बात करनी है क्या? लकी ने पूछा। इस तरह से अचानक से खाने पर बुलाना उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसे समझ में आ गया था कि जरूर कुछ न कुछ तो जरूरी काम था, इसलिए उसे बुलाया जा रहा था। देखो, इस बारे में फोन पर बात ना ही की जाए तो ठीक है। जब तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या बात है, लेकिन कल को तुम्हें खाने के लिए आना है, हम लोग इंतजार करेंगे। वैसे जब तुम यहाँ पर आओ तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि कोई तुम्हें आते हुए नहीं देखे, और ना ही तुम अपनी तरफ से किसी को बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हें लेने के लिए एक अलग से कार भेजूंगा और उसकी डिटेल भी तुम्हें दे दूंगा। इतना भर कहने के बाद में जयंत ने फोन काट दिया। लकी ने जब उनके मुंह से ये बात सुनी तो उसके दिमाग में कुछ डाउट खड़े होने शुरू हो गए। वो और राधिका भी थोड़े दिन पहले ही तो उनके घर पर गए थे और उनकी राधिका के बारे में उनसे बात भी हो रही थी। तो फिर आज वो अकेले लकी को क्यों बुला रहे थे? कहीं वो राधिका और उसकी शादी से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं करना चाहते थे? लकी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे बुलाने के पीछे की असली वजह क्या थी। यही सब सोचता हुआ लकी फिर से अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास लकी अपनी जीप में यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा था। वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चलता जा रहा था और देखता जा रहा था कि कहां पर सिक्योरिटी में क्या काम करने की जरूरत थी। यूनिवर्सिटी में अच्छे बगीचे होने की वजह से उसका मन सुबह सुबह काफी शांत महसूस कर रहा था। वो इधर से घूम रहा था और जहां पर रुकने की जरूरत थी वहां पर रुक भी रहा था। एक बहुत ही सुंदर बगीचे के सामने लकी ने अपनी गाड़ी रोक दी और उसने अपने फोन पर गाने चला दिए। वो फूलों को देखते हुए आराम से गानों के मजे ले रहा था। ठीक तभी वहां पर 4 से 5 और लड़के अपने अपने फोन लेकर आ गए। लकी ने देखा कि उन्होंने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने अपने बाल भी बहुत अच्छे से जमाए हुए थे। वो बिल्कुल मॉडल की तरह नजर आ रहे थे और उन्हीं की तरह चल भी रहे थे। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने चेहरे के ऊपर भी मेकअप करके आए थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग कहाँ से आ गए थे। वहां पर काफी गरीब तबके के लोग पढ़ते थे, ऐसे में वहां पर इतने अमीर लोग कहां से आ गए? जब लकी ने देखा कि वो सभी लड़के काफी अलग नजर आ रहे थे और उन्होंने काफी ज्यादा मेकअप भी किया हुआ था, तो लकी को उनके ऊपर हंसी आ रही थी। उसने उन्हें देखा और मुस्कुराने लगे। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन लकी को ये सब करते हुए उन लड़कों ने देख लिया था। अरे तुमने देखा, ये लड़का हमारे ऊपर हंस रहा था, उनमें से एक लड़के ने कहा। और सब लोग लकी के जीप के आसपास आने लगे। वो सब लोग उसकी जीप के पास आ गए और उन्होंने उसकी जीप को घेर लिया। कुछ लोग तो उसकी जीप पर ही चढ़ गए और बाकी लोगों ने उसकी जीप पर अपना हाथ रख दिया और वो गुस्से और घिन से उसकी तरफ देख रहे थे। तुम हमारे ऊपर क्यों हंसे? उनमें से एक लड़के ने पूछा जो लकी के सबसे करीब खड़ा था। जैसे ही वो लोग उसके पास आए तो लकी को परफ्यूम की बहुत तेज गंध अपने नथुने में महसूस होने लगी। इससे उसे खांसी आ गई। उसने पहले कभी परफ्यूम की इतनी तेज गंध नहीं सूंघी थी। लकी के गले में अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अपने गले में खुजली हो रही थी। वो उन लड़कों की तरफ देख रहा था। ना सिर्फ उन लोगों ने अपने चेहरे पर पाउडर लगाया हुआ था, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों पर मेकअप भी किया हुआ था। लकी ने जैसे ही ये देखा तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। लड़कों को कम से कम इतना मेकअप तो नहीं करना चाहिए, उसने कहा। उसकी कही इस बात को कुछ लोगों ने सुन लिया। उन लोगों के कान में लकी की आवाज पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें उसकी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो उसकी
बात सुनकर हंस रहे थे। गार्ड साहब, आपको पता नहीं है क्या 21वीं सदी चल रही है? मॉडर्न टाइम होने के बाद भी आपकी सोच इतनी पुरानी कैसे हो सकती है? अगर आदमी भी मेकअप कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये तो फैशन है और फैशन तो कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। आई बात समझ में? जवान दिखते हो लेकिन सोच वही बूढ़े वाली है। हाँ हाँ, इसलिए इस बात में कोई भी शक नहीं कि तुम यहाँ पर गार्ड की कुर्सी पर बैठे हो। जिस तरह की पुरानी और घटिया सोच तुम्हारी है उस हिसाब से तो तुम्हें गार्ड जैसा ही कोई काम मिल सकता था। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। क्या तुम फिल्में नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं चलाते, इंटरनेशनल न्यूज नहीं देखते? दुनिया कितनी बदल चुकी है और तुम अभी भी वैसी ही की वैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आजकल के मेल सुपरस्टार भी मेकअप किए बिना बाहर नहीं आते। उनमें से कुछ लोग तो स्कर्ट भी पहनकर ही और हिल्स भी पहनकर भी बाहर आते हैं, कुछ तो साड़ी भी पहन लेते हैं। क्या कहते हो मेरे भाई, अगले महीने स्कर्ट पहनकर कॉलेज आया जाए क्या? हाँ? जैसे ही उस लड़के ने ये बात की तो सब लोगों ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ, मैं भी काफी दिनों से सोच रहा था कि हमें स्कर्ट पहननी चाहिए। मैं तो क्रॉप टॉप लेने के बारे में भी सोच रहा था। हाँ हाँ, अगर हमने ये कर दिया ना तो पूरे पटना में नहीं पूरे देश में हमारा ही जलवा होगा। लोग हमें देखेंगे और उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह जाएंगे। जो लड़का लकी के सबसे पास बैठा हुआ था उसने लकी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, भाई देख, अब जमाना बदल गया है। अब लड़कियों को अमिताभ बच्चन जैसे लड़के पसंद नहीं आते, अब उन्हें हम जैसे मॉडर्न लड़के पसंद आते हैं। और तुम जैसों की तरफ तो देखना भी नहीं चाहती, जिसके पास में ना तो कोई पैसा है और ना ही अच्छी सोच। बहुत कम ही लड़कियां ऐसी होंगी जो तुम्हारी तरफ पलट कर देखती होंगी। एक और लड़का जो अपने फोन पर स्कर्ट देखना भी शुरू कर चुका था उसने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, अरे यार, हम क्यों इससे बात कर रहे हैं? हम यहाँ लड़कियों के लिए आए हैं ना। अब लड़कियां देखेंगे कि हम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देंगी यार, फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जैसे ही बाकी लड़कों ने उस लड़के की बात सुनी तो सब लोगों को समझ आ गया कि वो सही कह रहा था। वो तुरंत ही उसकी जीप से नीचे उतर गए। क्या यार, इस गार्ड के चक्कर में सारा टाइम ही खराब हो गया। हाँ हाँ, वैसे तुमने कल उन चारों लड़कियों को देखा था जो कल वहां आई थी? वो आज अभी 1 घंटा पहले भी यहाँ आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती है। हाँ हाँ, मालूम तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये फोटो देखो, ये उन लड़कियों की फोटो है जो मैंने लिए थे। चारों की चारों बहुत शानदार है। मुझे तो लगता है कि इनके आगे तो फिल्म की हीरोइन भी फेल है। क्यों ना इन्हें इम्प्रेस किया जाए। हाँ हाँ, चलो चलो, उन्हें ही तो इम्प्रेस करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो भी हमें पहली नजर में पसंद करने लग जाए। हाँ? वो लड़का जो अभी तक लकी के सबसे पास में था उसने लकी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चल भाई गार्ड, अपना ध्यान रख, हम तो लड़कियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखना, जब हम लोग अंदर से बाहर आएंगे ना तो हम सबके साथ में एक एक लड़की होगी। हमारे पास में ना इतनी शानदार लड़की होंगी जिसको ना तो तुमने कभी देखा होगा और ना ही जिसके बारे में तुमने कभी सोचा होगा। इतना बार कहने के बाद में वो सब लड़के अंदर की तरफ दाखिल हो गए। जैसे ही वो गार्डन की पिछली वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूसरी तरफ से बहुत सारी बातें करने की और हंसने की आवाज आने लगी। वो उन आवाजों को सुनते ही समझ गए कि ये लड़कियों की आवाज थी और ये वही सुंदर लड़कियां थी। वो धीरे धीरे उनकी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे वैसे वैसे उन लड़कियों की आवाज तेज होती जा रही थी। फिर उन्होंने सुना कि उन लड़कियों के नीचे उतरने की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया तो वो लड़की अपनी ही जगह पर रुक गए। वो बस बैठे बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद में वो लड़कियां नीचे आ गई। वो चारों की चारों काफी सुंदर नजर आ रही थी। वो चारों की चारों 20 साल से कम की नजर आ रही थी। वो चारों की चारों फूल से कम नहीं लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए किसी फूल की तरह नजर आ रही थी। सच में वो कमाल थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कांच की बनी हुई है। उनमें से एक लड़की तो बहुत सिंपल लग रही थी, एक मॉडल जैसी नजर आ रही थी, एक बर्फ जैसी सफेद लग रही थी और एक बिल्कुल पानी जैसी साफ नजर आ रही थी। वो लड़के जो उन लड़कियों को देख रहे थे उनकी आंखें इनके ऊपर तो ठहर ही गई थी। जैसे ही लकी ने उन चारों को देखा तो उसे हंसी आ गई। वो लड़कियां और कोई नहीं बल्कि वही 4 लड़कियां थी जो उसके लिए काम किया करती थी। हेलो गर्ल्स, मेरा नाम शोभित है और मैं फाइन आर्ट के डिपार्टमेंट में हूँ। वैसे आप किस डिपार्टमेंट में हो? और मेरा नाम कैलाश है और मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में हूँ। मैंने तो आपसे सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या मुझे आपका इंस्टाग्राम हैंडल मिल सकता है? हेलो हेलो, मेरा नाम क्रिश है और मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ। मेरे पास में फिल्म के 2 टिकट रखे हुए हैं, क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने आ सकती हैं? जैसे ही वो चारों लड़कियां नीचे आई तो इन चारों लड़कों ने उन्हें घेर लिया था। हर कोई उन्हें अपनी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह का उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था उस हिसाब से तो ये चारों लड़कियां उन्हें आसानी से हाँ कर देने वाली थी। जी नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रीना ने उन चारों लड़कियों की तरफ से उन्हें जवाब दिया। उन लड़कियों ने अभी कल ही पटना यूनिवर्सिटी में 40 लाख रुपए दिए थे। उनके डोनेशन की वजह से अब वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकती थी। उन चारों ने अपना अभी ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया था और अब वो पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो गई थी। रीना और मीना ने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो लड़के उनका पीछा करना नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो उन चारों को मना लेंगे। ऐसे में रीना, शीना, मीना और टीना उन्हें देख रही थी और अपनी मुट्ठियां तान ली थी।
पृथ्वीराज और जयंत के सामने अब उनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए लकी के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रह गया। उन्हें यह बात साफ दिखाई दे रही थी कि बिना लकी के वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे और इसलिए उन्होंने लकी को खाने के लिए बुला लिया था। अगले दिन जब लकी अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लड़के मेकअप लगाकर कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो लड़कियां यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु लक्ष्मण जी के लिए आई हुई थी। उन्होंने तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी इसीलिए लिया था ताकि वो लकी और राधिका की सेवा कर सकें, उनकी नजरों के सामने रह सकें। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जैसे ही वो कॉलेज में दाखिला लेंगी तो उनका इस तरह के लड़कों के साथ में पाला पड़ जाएगा। वो लकी के लिए अपनी किसी हरकत की वजह से मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। चलो यार कोई बात नहीं भाई लोग, अभी अगर ये लड़की हमारे साथ नहीं आना चाहती है तो कोई बात नहीं, जब तक हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तब तक ये खुद सामने से हमारे पास ना चल कर आएंगी। एक लड़के ने अपने बाकी भाई लोगों से कहा। उसने देखा कि उसकी हरकत की वजह से रीना पहले से ही नाराज हो गई थी और वो उसे और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो इन लड़कियों के लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता था और उसे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो आराम से चाहता तो 2 दिन के अंदर इन लड़कियों को अपना बना सकता था। चलो चलते हैं, रीना ने अपनी साथी लड़कियों से कहा और वो लड़कों के उस झुंड से निकलकर बाहर आ गई। उन्हें कॉलेज के बाहर से अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना था और उसे खरीदने के बाद में वो अपने कमरे में वापस लौट जाने वाली थी। उन्हें पता नहीं था कि लकी यहीं पर अपनी ड्यूटी भी कर रहा था। वो उनसे थोड़ी ही दूरी पर अपनी जीप में बैठा हुआ था, लेकिन उन लड़कियों का लकी के ऊपर ध्यान नहीं गया। जब उन चारों लड़कों ने उन लड़कियों को अपनी नजर के सामने से जाते हुए देखा तो उनके दिल में हलचल मचने लगी। वो इतनी सुंदर थी कि इन लड़कों से अब चाह कर भी नहीं रहा जा रहा था और अब वो जल्द से जल्द उन्हें अपने कमरे में ले जाना चाहते थे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो पूरे कॉलेज के सामने उनके चर्चे शुरू हो जाते और उनकी क्लास के लड़के तो जलन के मारे मर ही जाते। इसके अलावा उन्हें इतनी सुंदर लड़कियां अगर घुमाने के लिए मिल जाती तो वो सारे बाजार के अंदर तो आग लगा देते। इधर जब लकी ने देखा कि वो चारों लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो वो जानबूझकर उनका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए खांस रहा था। जब एक बार में भी उन लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो वो 2 बार और खांसा। साला फटीचर तो कौड़ी का गार्ड, जैसे ही सुंदर लड़कियों को देखा नहीं कि साले ने खांसना शुरू कर दिया। लगता है कि अब ये भी हमारे कंपटीशन में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना तुम, अगर इन लड़कियों ने हमें ही भाव नहीं दिया तो इस गार्ड को कहां से भाव देने वाली है। साला गार्ड कहीं का, सोचता है कि गाड़ी है तो इन्हें अपने साथ ले जाएगा, हलवा है क्या? शोभित ने कहा। शोभित ने जैसे ही ये बात कही बाकी चारों लड़कों को भी हंसी आ गई और शोभित को भी ताली देने के बाद वो लकी को गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। शोभित जो कह रहा था वो बात सभी लोगों को सही भी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी जैसा आदमी तो इन लड़कियों के पास में आ ही नहीं सकता था और अगर वो आ भी जाता तो वो उसे देखने वाली नहीं थी। ऐसे में वो सब लोगों के सामने बस अपने आप को मूर्ख साबित करने की कोशिश में लगा था। वो चारों लड़कियां अगर उसे देख भी लेती तो उन्हें हंसी आ जाती, लेकिन इतने में जैसे ही लकी की खांसी की आवाज हुई तो वो चारों लड़कियां घूमकर लकी की तरफ देखने लगी। रीना की नजर सबसे पहले लकी से जा मिली थी। इधर इन लड़कों को लग रहा था कि लड़कियां उसे सिर्फ देखती और निकल जाती, लेकिन उन चारों ने जो किया उसे देखकर तो उन लड़कों के होश ही उड़ गए। पहले तो वो चारों लड़कियां लकी की आंखों में आंखें डालकर काफी देर तक देखती रहीं। उसके बाद में अचानक से उनकी आंखों में चमक आ गई और वो अपनी जगह पर से खड़े खड़े उछल पड़ी। लक्ष्मण जी, शीना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और तुरंत लकी की दिशा में दौड़ पड़ी। इधर से बाकी लड़कियां भी लक्ष्मण जी का नाम सुनते ही उसकी दिशा में भाग उठी थी। उन चारों ने अगले ही पल लकी की जीप को घेर लिया। वो उसे खुशहाल नजरों से देख रही थी। लक्ष्मण जी, आप यहाँ पर और आप यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हैं? देखा, मैंने कहा था ना लक्ष्मण जी यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहे होंगे। मैंने तुम सबसे उस दिन कहा था कि मैंने लक्ष्मण जी को देखा है, लेकिन तुम में से एक ने भी ना मेरी बात नहीं मानी, मीना ने कहा। वैसे भी उन चारों लड़कियों में से अगर किसी की सबसे कम चलती थी तो वो मीना ही थी। बाकी लड़कियां उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। लक्ष्मण जी, हमें तो लगा था कि आप मेहरा परिवार के साथ में, रीना ने कहा। उसने जैसे ही लकी को यहाँ देखा तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। लकी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही रीना ने अपने मुंह से मेहरा परिवार का नाम लिया तो उसकी सारी हंसी हवा हो गई। उसने तुरंत रीना के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसे चुप रहने के लिए इशारा करके इधर उधर देखने लगा। रीना और बाकी लड़कियां भी समझ गई थी कि लकी नहीं चाहता था कि किसी के सामने वो मेहरा परिवार का नाम ले। वैसे लक्ष्मण जी, आप इस यूनिफॉर्म में काफी सुंदर लग रहे हैं, आपको किसी की नजर ना लग जाए, शीना ने कहा और उसकी बलियां ले ली। बाकी लड़कियों ने भी उसे देखा और ऐसा ही किया।
सच में वो बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लकी ने उन चारों से पूछा। हाँ, लक्ष्मण जी, हम यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आई थी। हमें लगा कि अगर हम यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे तो हमें आपको रोज देखने का मौका मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर एडमिशन ले लिया हमने, रीना ने कहा। हाँ हाँ लक्ष्मण जी, इन दिनों हमारी आपसे बात ही नहीं हो पाई, इसलिए हम आपको ना ये सब तो बता ही नहीं पाए, शीना ने कहा। वैसे लक्ष्मण जी, हमने कितने दिनों से आपकी मसाज नहीं की है, आपका तो पूरा शरीर अकड़ गया होगा ना, क्या कहते हैं हम आपकी अभी मसाज कर दें? आप चले हमारे साथ, आपके पास में तो गाड़ी भी है, मीना ने कहा। हाँ हाँ चलिए ना लक्ष्मण जी, वैसे भी बहुत दिन हो गए और आप थक भी गए होंगे, चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बाकी लड़कियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इतने में शीना ने तो लकी की जांघ पर हाथ भी रख दिया था। मीना ने उसका उल्टा हाथ पकड़कर उसे सीधा कर दिया और फिर अपने हाथ से लकी का कंधा दबाना शुरू कर दिया। रीना भी अपनी मुट्ठियां तान चुकी थी और वो लकी की पीठ को सहलाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये दृश्य जब बाकी लड़कों ने और खास करके उन मेकअप वाले लड़कों ने देखा कि वो चारों लड़कियां लकी से इस तरह से चिपकी हुई थी, तो उन्हें अचानक से ऐसा लगा कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। शोभित और बाकी लड़कों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। इतनी सुंदर लड़कियां ऐसे फटीचर गार्ड की इतनी सेवा कैसे कर सकती थी? शोभित से रहा नहीं गया और वो सीधा उन लड़कियों के पास में आकर खड़ा हो गया। बाकी लड़के भी उसके पीछे पीछे चले आए। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? ये कोई आर्मी का आदमी नहीं है, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा गार्ड है। इसकी तनख्वाह भी 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। इतने छोटे आदमी को इतना ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप ये सब मत करिए, आप तो हमारे साथ में चलिए, हम आपको बढ़िया होटल में ले जाकर खाना खिलाते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से, क्या कहती हो? शोभित ने उन चारों लड़कियों से कहा। बकवास मत करो वरना यही लंबा कर दूंगी। रीना उसकी बात सुनकर उखड़ गई। उसे शोभित की बात पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो आदमी लकी के बारे में ऐसे बोल भी कैसे सकता था? जैसे ही रीना ने उस आदमी को फटकारा तो बाकी लड़कियों ने भी उस आदमी को और उसके साथ के लड़कों को फटकारना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी लकी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। वो लकी के बारे में इस तरह की बात कर रहे थे। रीना और बाकी लड़कियों को यह सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें जिंदा रहने का कोई शौक नहीं रह गया। अगर वो पटना यूनिवर्सिटी में ना होकर किसी और जगह पर यह बात करते तो अब तक वो लड़कियां इन चारों का तो मुंह तोड़ चुकी होती। बस रीना, अभी थोड़ी देर पहले ये लड़के मुझे ऐसा कह रहे थे कि आजकल की लड़कियां को इन जैसे मेकअप वाले लड़के और थोड़े फैशन वाले लड़के ज्यादा पसंद है। ऐसा है क्या? तुम्हें इनमें से कोई पसंद आया क्या? लकी ने उन लड़कों की तरफ उंगली से इशारा करके पूछा। जब वो ये सवाल कर रहा था तो इस सवाल के जवाब का इंतजार भी कर रहा था और वो चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वो अपने आप को रोकने की कोशिश तो खूब कर रहा था लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था और आखिरकार एक बार तो उसकी हंसी निकल ही गई। वो जानता था कि लड़कियों को इस तरह के लड़के जरा भी नहीं पसंद थे और अगर वो खुद लड़की होता तो वो खुद भी कभी ऐसे लड़के को तो पसंद बिल्कुल नहीं करता। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? ऐसे लड़के को हम तो क्या कोई भी लड़की नहीं पसंद करेगी। सबके सब छिले हुए अंडे जैसे लग रहे हैं। मन तो कर रहे हैं फोड़कर इनका ऑमलेट बना डालूं। रीना ने लकी की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो लड़के रीना के जवाब से खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी के भड़काने की वजह से वो इस तरह की बात कर रही थी। शोभित ने अपनी बात को रखने के लिए आगे आते हुए कहा। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप इस गार्ड की बात मत सुनिए। हमने जो पहना है वो सब लेटेस्ट फैशन है। इससे अच्छे कपड़े आज की तारीख में इस कॉलेज में किसी भी लड़के के पास नहीं मिलेंगे आपको। कोई नहीं पहनता। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। इस देश के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो खुद भी इस तरह के कपड़े पहनकर घूमते हैं। आपने कभी रणवीर का नाम नहीं सुना? हाँ, मानते हैं कि कुछ लड़कियां हमें थोड़ा सा कम पसंद करती हैं लेकिन ज्यादातर लड़कियां तो हमारे ऊपर फिदाई हैं। और उसके अलावा भी हमने जो कुछ पहन रखा है वो कम से कम इस फटीचर गार्ड से तो बहुत ही अच्छा है। हाँ सही कह रहे हो, हम इससे तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये सब तंदूरी चिकन जैसा लग रहा है। मार खानी है ना तुम्हें? ऐसे नहीं सुधरोगे ना तुम। रुको अभी बताती हूँ। रीना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बाकी लड़कियों को भी उसकी तरह बहुत गुस्सा आने लगा और वो चारों शोभित और उसके साथियों की कुटाई करने के लिए निकल पड़ी। वो उन्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली और उन लड़कों की दिशा में आगे बढ़ने लगी। उन्होंने एक बार इन सब लोगों को झेल लिया था। लकी के बारे में इन्होंने जो भी कहा वो भी सुन लिया लेकिन अब वो उसके बारे में और किसी भी तरह की बात नहीं सुनने वाली थी। रीना उन्हें दूसरा मौका नहीं देने वाली थी। अरे मारो मत, बेचारों को बहुत नाजुक हैं, लकी ने इतने में पीछे से चिल्लाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि यहाँ किसी तरह का तमाशा खड़ा हो और वो सब लोगों की नजर में आ जाए। लेकिन तब तक तो वो लड़कियां उन लड़कों के पास पहुंच चुकी थी। रीना ने बारी बारी से 2 लड़कों के पेट में लात मारी और इधर से शीना, मीना और टीना भी एक एक की छाती में लात मार कर उन्हें नीचे गिरा रही थी।
पलक झपकते ही वो सारे लड़के जमीन पर गिर गए और उनके चेहरे पर धूल चढ़ चुकी थी और बाकी लड़कियां उन लड़कों के बीच में से बाहर निकल आई थीं। उनमें से कोई भी उन लड़कों से बात करने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जैसे ही लकी ने उन्हें देखा और वो हंसा तो सब लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो उसके पास आ गई। वो उसकी जीप में ही मसाज करना शुरू कर चुकी थी। जब बाकी लड़कों ने ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने लकी के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उन लड़कियों से भी नहीं रहा गया और उन्होंने भी उन लड़कों की धुलाई शुरू कर दी। उन लड़कों के सीने में दर्द होगा और वो हैरान नजरों से उन लड़कियों की तरफ देखे थे। ना सिर्फ वो लड़कियां देखने में बला थी बल्कि अंदर जान भी बहुत थी। उन्होंने एक ही बार में सभी लड़कों को नीचे लेटा दिया था। रीना ने जैसे ही देखा कि वो सारे लड़के नीचे गिर गए तो उसे काफी खुशी हो रही थी। सालो, अभी तक हम कुछ बोल नहीं रहे थे तो तुम्हें क्या लग रहा था हमारे मुंह में जुबान नहीं है? तुमने शक्लें देखी हैं अपनी? शीशे के अंदर जाके देखो, क्या लगता है तुम कहीं के राजकुमार लगते हो? अरे सड़ी हुई सब्जियां भी तुमसे ना अच्छी दिखती हैं। चेहरे पर मेकअप लगाने से ना आदमी या औरत सुंदर नहीं हो जाते। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। जिसका दिल साफ होता है असली सुंदरता वही है। सालो इतने लंबे हो गए और चेहरे पर पुट्टी मारकर उलूल जुलूल कपड़े पहनकर यहाँ हमारे सामने खड़े हो और फिर कह रहे हैं कि सुंदर दिखते हो। उल्टी हो जाए अगर मैं तुम्हें 10 मिनट और देख लूं तो। रीना ने कहा, हाँ हाँ तुमसे तो बंदर अच्छे लगते हैं। अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो ना तो भी ना मैं तुम्हें ना देखूं और कुएं में कूद कर मर जाऊं। साले कथे। जब रीना और बाकी लड़कियों ने उन लड़कों के बारे में इस तरह की बात की तो शोभित और उसके साथ वाले लड़के तो शर्म के मारे पानी पानी हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी इसी वक्त जमीन में धंस कर अपनी जान दे देनी चाहिए थी। वो खड़े होकर दोबारा इन सब बातों का जवाब देना चाहते थे लेकिन अब उनकी वो भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें डर लग रहा था अगर फिर से उन्होंने कुछ कहा तो उनकी बहुत पिटाई होने वाली थी। चलो रीना, मीना, शीना, टीना, छोड़ो उन सबको, हम चलते हैं। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी घुमा कर लाता। लकी ने रीना और बाकी लड़कियों को बुलाते हुए कहा। साले अंडे के। रीना ने फिर से शोभित को घूरते हुए देखा और उसके बाद वो लकी की दिशा में बढ़ने। मीना और बाकी लड़कियां भी रीना के साथ में आकर गाड़ी में बैठ गई। लकी उन चारों लड़कों को देखकर मन ही मन हंसे जा रहा था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हंसना गलत था, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। आराम से बैठ गई हो ना? लकी ने उन चारों की तरफ देखते हुए ये सवाल किया। उन चारों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर लकी ने गाड़ी चालू कर दी। फिर उसने जोर से गाड़ी आगे बढ़ाई जिसकी वजह से उन लड़कों के चेहरे पर धूल और धुआं लग गया। वो खांसते खांसते मरे जा रहे थे और इधर लकी इन चारों लड़कियों के साथ में उनके ऊपर हंसे जा रहा था। वो उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी घुमाने लगा। जब शोभित ने देखा कि लकी जैसा गार्ड ड्यूटी पर होने के बाद भी अपने साथ में यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़कियों को घुमा रहा था तो उसका दिल गुस्से और जलन से भरा। बाकी लड़कों का भी यही हाल था और वो सब एक दूसरे के धूल से पुते हुए चेहरे को देख रहे थे। इस बार वो सच में इस गार्ड से हार चुके थे, जबकि इन्हें तो लग रहा था कि इस गार्ड की के सामने तो कोई औकात ही नहीं। उनकी बाकी लोगों के सामने कोई इज्जत नहीं रही थी। लक्ष्मण जी, राधिका जी की तरह हमने भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही एडमिशन ले लिया है। इसके अलावा हम भी उन्हीं की तरह हॉस्टल में रहने वाले हैं ताकि हम आपके साथ साथ राधिका जी का भी ध्यान रख सके। रीना ने कहा। वो लकी के साथ वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। उन्होंने थोड़ा पैसा कॉलेज में सिर्फ इसी चीज के लिए ज्यादा दिया। वो किसी भी हाल में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन इस चीज के लिए उन्हें काफी पैसे देने पड़ गए। हाँ वैसे ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा यहाँ होना मेरी चिंता आधी कर देगा। मैं थोड़ा सा और फ्री हो जाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज का तुम्हें हर रोज ध्यान रखना होगा और इस चीज को दिमाग से प्लीज बाहर मत निकालना। वो चीज है राधिका की पहचान। भूल कर भी किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि राधिका कौन है। उसकी असली पहचान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे आप चिंता मत कीजिए लक्ष्मण जी, हम राधिका जी की पहचान के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने देंगे। मीना ने पीछे से कहा। अच्छा लक्ष्मण जी ये बताइए कि आप खुद कहाँ रहते हैं? शीना ने पूछा। मैं तो पास के ही एक कमरे के अंदर रहता हूँ हॉस्टल में। वैसे तो बाहर रहते हुए उसका ध्यान रख लेता हूँ, लेकिन तुम उसके साथ में अंदर होगी तो उसका और अच्छे से ध्यान रखो। वैसे तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा गार्ड हूँ। अगर ऐसे में तुम हर रोज मुझसे मिलने के लिए आओगी तो तुम भी और मैं भी दोनों ही लोगों की नजर में आने शुरू हो जाए, जो कि ठीक। जी लक्ष्मण जी, ये बात तो हम भी यहाँ आकर समझ ही गए कि हम आपका यहाँ वैसे ध्यान नहीं रख पाएंगे जैसे हम बाहर रखा करते थे, लेकिन फिर भी ठीक है, हम कभी कभी आपको मसाज देने के लिए तो आ ही सकते हैं ना। जब सब लोग सो चुके होंगे तब हम आपके पास आएंगे और आपको थोड़ी देर में मसाज देकर निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है, रीना ने कहा और बाकी लड़कियों की तरफ देखने लगी। अब जब वो सब लोग यहाँ आ ही चुके थे तो वो लकी को बिना मसाज दिए तो छोड़ने वाले नहीं थे। हाँ वैसे भी ऐसा भी तो होता है जब बहुत से स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के गार्ड से ही प्यार हो जाता है। अगर हम सारी कहानी ही लोगों को इस तरह से दिखाएंगे तो फिर किसी को ना आपके ऊपर शक होगा और ना ही हमारे ऊपर। हाँ सिक्योरिटी वाले तो हमारी
रक्षा करने का काम करते हैं, तो ऐसे में हमें तो उनकी और भी ज्यादा रक्षा करनी चाहिए ना। बाकी लड़कियों ने कहा। लकी जानता था कि इन लड़कियों से बहस करने का तो कोई फायदा नहीं था। वो लकी के मसलों पर वही करती थी जो उन्हें करना अच्छा लगता था, और लकी भी इन चीजों के बारे में अपनी तरफ से नहीं बोल सकता, इसलिए उसने हाँ कर दी। वैसे भी वो जानता था कि चारों लड़कियां कभी भी अपनी हदें पार नहीं करने वाली थी, और वो दिल की भी काफी अच्छी थी। उनके होने से लकी को फायदा ही होने वाला था, उसका कोई नुकसान नहीं होना था। अगर वो ध्यान से चलती तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला था। वैसे आज शाम को राधिका के घर पर जाने वाला हूँ मैं, तो ऐसे में तुम चारों को ही राधिका का ध्यान रखना होगा। लकी ने उन चारों से कहा। ठीक है लक्ष्मण जी। उन चारों ने एक साथ में हाँ सिर हिलाते हुए कहा। अब लकी की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी थी, और लकी का कहा उन्हें हर हाल में करना ही था। तुम्हारे आने से ना यार सच में बहुत सारी टेंशन का। वैसे तुम अभी हॉस्टल ही जा रही हो क्या? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लकी ने उन चारों की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं लक्ष्मण जी, हमें बाहर से कुछ सामान खरीदना है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ में आ सकते हैं। नहीं नहीं यार, तुम्हारे साथ में तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें गेट पर जरूर छोड़ सकता, जहाँ से मार्केट सबसे पास है, लकी ने कहा, और यूनिवर्सिटी के दरवाजे की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसकी गाड़ी की स्पीड अब बढ़ चुकी थी। जैसे ही लकी ने स्पीड बढ़ाई तो वो चारों लड़कियां झटके खाकर पीछे की तरफ हो गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। उसके बाद वो चारों ही जोर से हंसने। लकी भी उनके साथ में हंस रहा था और उनकी हंसी से यूनिवर्सिटी की सड़क उठी। उसने उन्हें दरवाजे के पास छोड़ दिया। वो इस गाड़ी को बाहर नहीं लेकर जा सकता था। शाम को 7 बजे के आसपास लकी ने राधिका को रीना और बाकी लड़कियों के साथ में छोड़ दिया। उसने उन चारों को राधिका की क्लास भी बता दी थी, जहां वो पढ़ने के लिए जाती। लकी को लेकिन साथ में इस बात का भी डर खाया जा रहा था कि वो चारों लड़कियां काफी सुंदर थी, और ऐसे में वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे लड़कों का ध्यान की तरफ खींच लेने वाली थी। इसलिए उसने उन चारों लड़कियों को 2 ग्रुप में बांट दिया। वो बारी बारी से राधिका का ख्याल लेने वाली थी। लकी के हिसाब से चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये 2 लड़कियां भी अपने आप बाकी सब लोगों से निपट के लिए काफी थी। उसके बाद लकी ने जैकब से छुट्टी ले ली और वो चला। उसने अपने कपड़े बदले और वो सीधा पटना मेहरा परिवार के घर की तरफ बढ़ने लगा। यूनिवर्सिटी के दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर एक गाड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। वो गाड़ी जयंत ने उसे लाने के लिए लगवाई हुई थी। लकी आकर उन गाड़ी में गया और लगभग 20 मिनट के बाद में वो मेहरा परिवार की कोठी पर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी को कुछ इस तरह से लगाया था कि लकी सीधा दरवाजे से बाहर। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि जयंत खुद उसके इंतजार में वहां खड़ा हुआ था। लकी के पहुंचते ही जयंत ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या था। नमस्ते जयंत, लकी ने कहा। लकी जी, मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ बात ही ऐसी हो गई कि आपको बुलाए बिना हमसे रहा नहीं गया। चलिए हम लोग अंदर चलकर आराम से बात। जयंत ने लकी को अंदर बुलाने का इशारा करते हुए कहा और फिर उसे कोने के दरवाजे से घर के अंदर ले। जयंत और उसके पिता लकी से मदद लेने वाले थे। अभी इस चीज के बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते थे, और उन दोनों के अलावा इस चीज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। मेहरा परिवार के बाकी लोगों को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जयंत और उसके परिवार इस तरह का कोई कदम उठाने के बारे में भी सोच रहे थे। पृथ्वीराज खुद नहीं चाहते थे कि बाकी लोगों को इस बारे में कोई खबर। लकी राधिका की सुरक्षा में लगा हुआ था, और इसलिए जितने कम लोगों को इस चीज के बारे में खबर होती, राधिका की सुरक्षा के ऊपर खतरा भी उतना ही कम हो जाता। यही सब लोग भी चाहते थे। चलिए, जयंत ने लकी के लिए और एक दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और लकी उस कमरे में अंदर दाखिल हो गया। वहां पर एक टेबल लगी हुई थी और वो इस कोने से लेकर उस कोने तक खाने पीने से भरी हुई थी। पृथ्वीराज पहले से ही लकी के इंतजार में उस टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने लकी को आते हुए देखा तो वो काफी खुश हो गए। वो अपनी जगह पर से खड़े हुए और बोले, अरे वाह लकी, तुम आ गए, तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया, आप बैठिए ना, खड़े क्यों हो गए? लकी ने इधर से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना आदर सत्कार क्यों किया जा रहा था, और ये दोनों बाप बेटे उससे क्या बात करने वाले थे। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद लकी ने हाथ धोए और खाने के टेबल पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि सारा खाना गर्म था और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन फिर उसने देखा कि पृथ्वीराज और जयंत को जरा भी भूख नहीं थी, और इस वजह से वो खुद चिंता में आ गया। क्या बात है, आप लोग राधिका को लेकर परेशान है क्या? वैसे आपको उसकी चिंता करने की जरूरत। जब उन चारों लड़कियों ने उन लड़कों को सबक सिखा दिया तो लकी उन्हें अपने साथ में घुमाने के लिए बाहर ले आया। उसने उन्हें घुमाते हुए ये भी कह दिया था कि उन्हें इस वक्त राधिका की सुरक्षा का ध्यान रखना था, साथ ही राधिका की पहचान को भी छिपा कर रखना था। उन चारों लड़कियों ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो वो तुरंत ही राजी भी हो गई थी। राधिका को उन लड़कियों के हवाले करके लकी जयंत के घर आ गया। वो आकर टेबल पर बैठ चुका था और उसने राधिका के बारे में बात भी करनी शुरू कर दी थी। वैसे लकी, आज हमने आपको यहाँ राधिका के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। आज मसला जरा दूसरा है, पृथ्वीराज ने कहा। वो लकी भी और अपना भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था। अच्छा बताएं,
लकी ने जवाब दिया। जैसे ही उसने पृथ्वीराज के मुंह से ये बात सुनी तो वो एक बार के लिए हैरान हो गया। ऐसी क्या बात थी जो वो उससे करना चाह रहे थे और किस हक से करना चाह रहे थे? एक पल के लिए लकी को लगा कि शायद वो उस घर का दामाद हो जाने वाला था, इसलिए वो उससे अपने घर की बात करना चाह रहे थे। लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी उसमें काफी वक्त था और इसलिए वो अभी इस चीजों की उम्मीद लगा कर नहीं बैठ सकता था कि उसकी शादी राधिका से ही होने वाली थी या फिर नहीं। वैसे मुझे नहीं पता कि आप मुझसे किस बारे में बात करने वाले हैं या फिर आपको मुझसे किस तरह का काम है, लेकिन आपको जैसा भी काम हो मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। आपको मेरी तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। भले ही वो इस परिवार का अभी तक दामाद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने दामाद होने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा था। उसके मुंह से ये बात सुनकर जयंत और पृथ्वीराज को काफी खुशी हो रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उन्हें लकी का ये जवाब सच में काफी अच्छा लगा था। आपकी बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा लकी जी, इस बात पर तो मुंह मीठा करना बनता है, पृथ्वीराज ने खुशी से कहा और एक मिठाई का पीस उठाकर उसे लकी को खुद अपने हाथों से खिला दिया। लकी भी मिठाई खाकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। उसने फिर से पृथ्वीराज की तरफ देखा और कहा, लेकिन मुझे आपने अभी तक बताया नहीं कि आखिर बात क्या है, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? लकी ने पूछा। जब तक उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक उसे चैन नहीं आने वाला था और ना ही वो इस तरह से खाना शुरू कर सकता था। असल में बात यह है, ये कहते ही जयंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और लकी को सारी बात समझाने लगा। जैसे जब वो बोल रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने एक बार के लिए अपनी स्क्रीन पर नंबर देखा और उसके बाद वो पृथ्वीराज और लकी की तरफ देखने लगा। वो जिस तरह से इन दोनों को देख रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जयंत ने अपनी आंखों में बहुत सारी कहानियां छिपा रखी थी। फिर जयंत ने फोन उठाया और कहा, अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेज दो, और इसके साथ ही उसने फोन काट दिया। वो पृथ्वीराज की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ देखते ही उसने कहा, आओ जी, वो आने वाला है। आने वाला है? पृथ्वीराज की आंखें थोड़ी सी गंभीर हो गई। उसके हाथ में जो पानी का ग्लास था उन्होंने उसे एक सांस में लेते हुए खत्म कर दिया और नीचे रख दिया। लकी जी, आप मेरे अंदर वाले कमरे में जरा जाकर इंतजार करो, मैं आपको थोड़ी देर के बाद वापस बुलाता हूँ। जयंत ने अपनी जगह से खड़े होकर लकी से बहुत ही प्यार से कहा। लकी समझ गया था कि शायद कोई ऐसा आने वाला था जिसकी वजह से मेहरा परिवार की परेशानी बढ़ने वाली थी और वो परेशान भी नजर आ रहे थे, लेकिन लकी ने उसे देखने के लिए वहां रुकने की ज्यादा जिद नहीं की और वो वहां से उठकर अंदर चला गया। वो अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। आप यही रुकना और प्लीज किसी तरह की कोई आवाज मत करना। लकी को समझाने के बाद में जयंत फिर से कमरे से बाहर आ गया। लकी ने उनके जाने के बाद में कमरे से दरवाजा लगा दिया और वो फिर से कुर्सी पर बैठने के लिए जाने ही वाला था कि उसे लगा कि उसे दरवाजे के पास में खड़े होकर बाहर हो रही आवाजों को सुनना चाहिए, इसलिए वो वहां खड़ा हो गया और उन आवाजों को सुनने लगा। इधर पृथ्वीराज के घर में एक नौकर अपने साथ में 3 लोगों को लेकर दाखिल हो गया था। उनमें से एक आदमी शोएब था और बाकी 2 उसके बॉडीगार्ड। उन दोनों के पास में बंदूकें थी। शोएब आगे चल रहा था और उसके गार्ड उसके आसपास। जैसे ही शोएब अंदर दाखिल हुआ तभी से उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज होने लगी। उसे हल्की हल्की घबराहट भी होने लगी, लेकिन साथ ही उसे दिल ही दिल में इस बात की खुशी थी कि वो जल्द ही बिहार के अंडरवर्ल्ड का राजा होने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े पद के ऊपर बैठ जाएगा। सर, रऊफ परिवार के बड़े बेटे शोएब रऊफ आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, उस नौकर ने अंदर आते हुए जयंत से कहा। उसे अंदर भेजो, जयंत ने उस नौकर से कहा। नौकर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर शोएब को लेने के लिए बाहर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद ही उसने फिर से दरवाजा खोला और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आ जाइए इस तरफ। शोएब ने एक और गहरी सांस ली और अपनी पेट को ठीक कर लिया। आज वो पृथ्वीराज से मिलने वाला था, जो इस दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में ये सारी बादशाहत शोएब की हो जाने वाली थी और इस चीज को सोचते हुए ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। इधर लकी जो कि दरवाजे के पास में खड़ा था, उसने नौकर के मुंह से जैसे ही शोएब का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था? शोएब यहाँ कैसे आ सकता था और वो यहाँ क्या करने के लिए आया था? लकी ने अपने कानों को दरवाजे से और ज्यादा चिपका लिया। वो उन दोनों के बीच में होने वाली सारी बातों को सुनना चाहता था। इधर शोएब भी अंदर आ गया। पृथ्वीराज अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो शोएब की तरफ देख भी नहीं रहे थे। उनकी नजर सिर्फ अपनी प्लेट के ऊपर ही थी। शोएब उनके सामने आकर बैठ गया तो भी वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो आराम से बैठे हुए थे और अपनी चम्मच से चावल खा रहे थे। शोएब ने जब उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके जवाब में उसे क्या करना चाहिए। साथ ही उसे इस चीज का बुरा भी लग रहा था कि वो इतनी दूर से चलकर सिर्फ उनसे मिलने के लिए आया और वो थे कि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पृथ्वीराज अगर देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड के बादशाह थे। उनसे बढ़कर बिहार में तो कोई भी नहीं था और इस कुर्सी के ऊपर वो ना जाने कितने सालों से बैठे हुए थे। ऐसे में अगर शोएब तो क्या उसके पिताजी भी आ जाते तो पृथ्वीराज यही करने वाले थे। उन्हें शोएब से दुआ सलाम करने की जरूरत नहीं थी और जिस तरह की हरकत उसने की थी उसके बाद तो जरा भी नहीं। लेकिन इस चीज से शोएब के अंदर गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। पृथ्वीराज जी नमस्ते।
नमस्ते जयंत जी, कैसे हैं आप दोनों? जब शोएब को अपनी उम्र का ख्याल आया तो उसने अपने गुस्से को 2 मिनट के लिए दूर किया और फिर उन दोनों से मुस्कुराते हुए पूछने लगा। वैसे भी वो अभी उस कुर्सी पर बैठा नहीं था जिस कुर्सी पर बैठने के बारे में वो सोच रहा था। नमस्ते, जयंत ने शोएब की तरफ बहुत ही बेमन ढंग से देखते हुए कहा। वो उस आदमी से बात नहीं करना चाहता था और इस तरह की मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी नहीं होती तो कभी उसकी तरफ वो देखता भी नहीं। वैसे भी वो दोनों दुश्मन थे और जितनी जल्दी वो दुश्मनी की बात करना शुरू कर देते उतना ही उन दोनों के लिए अच्छा होने वाला था। कम से कम जयंत ने शोएब के सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने तो उसके सवाल का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा। वो अभी भी वैसे ही बैठकर खा रहे थे जैसे वो पहले खा रहे थे। उनके सिले हुए मुंह को देखकर शोएब को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और उसने अपने दिल ही दिल में ठान लिया कि इस चीज का बदला वो बहुत ही जल्दी उन लोगों से लेने वाला था। वो इतनी आसानी से इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। वैसे भी रऊफ परिवार का मेहरा परिवार से हाथ छुड़वाने का टाइम आ गया था। वैसे इतना सारा खाना देखकर लगता है कि आप दोनों की भूख बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता कि आपके घर में 2 जनों के लिए इतना सारा खाना बनता होगा। शोएब ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में कहा। उसके बाद उसने भी अपनी चम्मच उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक प्लेट अपने सामने रख ली। उसने ये सब करने से पहले ना तो जयंत से और ना ही पृथ्वीराज से पूछा। उसने अपनी थाली में सब्जी रखी और एक रोटी ले ली। जब उसने सब्जी को चखा तो कहा, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा नमक है। मैं इतना नमक खाने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये खाना आप दोनों के लिए ही ठीक है। शोएब बिना पूछे ही खाना खाने के लिए बैठ चुका था। अपने आप में उसका ये व्यवहार ठीक नहीं था और बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता था। इसे देखते ही दोनों बाप बेटों को पहले ही गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे रहे। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मेरे सेक्रेटरी ने आपसे कहा होगा कि मेरे पापा भी आने वाले हैं, लेकिन क्या है कि उनको बीच में कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो अब आगे जो भी बात करूंगा वो मैं ही करूंगा, शोएब ने कहा। पृथ्वीराज सिर नीचे करके उसकी बात सुन रहा था। उन्हें शोएब की हर एक बात अंदर तक चुप रही थी। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था और उन्होंने अपनी चम्मच नीचे रख दी। इसके बाद पहली बार उन्होंने उस लड़के से नजर मिलाई। उनकी आंखें अपने आप में किसी बड़े बब्बर शेर से कम नजर नहीं आ रही थी। शोएब जो कि उनके सामने बैठा हुआ था, एक बार तो उनकी इस तरह की आंखों को देखकर वो घबरा गया, लेकिन फिर वो भी अपनी तरफ से देखकर मुस्कुराने लगा। जितना गुस्सा वो पृथ्वीराज को दिला रहा था उसे उतना ही मजा आ रहा था। वैसे शोएब, क्या तुम हमें ये बताओगे कि कल रात को जो भी हुआ वो सब क्या था? जयंत ने पूछा। शोएब यहाँ पर उसी बारे में बात करने के लिए आया था। वो उन्हें उसी से जुड़ी हुई एक चिट्ठी देने के लिए आया था। ऐसे में जयंत को लगा कि बेहतर यही होने वाला था कि वो सीधा मुद्दे पर आए। मुझे तो लगता है कि आप और आपके पापा कल रात जो हुआ उसे समझ ही गए होंगे। हमने जो किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको उसके बारे में कुछ समझाने की जरूरत है, शोएब ने पृथ्वीराज के सामने देखते हुए कहा। फिर भी मैं और एक बार आपको साफ कर देता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि हम यहाँ के अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपका राज चलता है। ऐसे में अगर हमें यहाँ पर अपना राज जमाना है तो हमें आपसे लड़ाई लड़नी होगी। तो मुझे लगता है कि उस लड़ाई का वक्त आ चुका है और अब अंडरवर्ल्ड पर राज करने के लिए एक नए परिवार की बहुत जरूरत महसूस होने लगी है। शोएब की नजर पृथ्वीराज के ऊपर टिकी हुई थी। वो बेसब्री से उनके जवाब आने का इंतजार कर रहा था। बदले में पृथ्वीराज उनकी बात सुनकर सिर्फ हंस दिए और बड़े प्यार से बोले, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे परिवार के पास में इतनी ताकत है कि तुम इस काम को कर सकोगे? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, शोएब ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा। इसके बाद वो नहीं रुका और आगे बोला, अगर हमारे पास में इतनी ताकत नहीं होती तो हम कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते नहीं जो हमने कल किया। अगर आपको आपके बेटे को ऐसा लगता है कि हमारे पास में इतनी ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको जिस दिन चाहें गलत साबित कर देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी उस रोज हो जाएगा, शोएब ने कहा। इस बात से पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? इन दोनों के बीच की ये बात क्या नया रंग लाने वाली थी और लकी कमरे में बैठकर अब क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।